इस फिल्म के सभी किरदार काल्पनिक हैं। किसी भी तरह की समानता एक बड़ा संयोग हो सकता है। इस फिल्म का कोई भी किरदार अपने पूरे समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है। उसके विचार सिर्फ उस किरदार के विचार हैं। हम सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं और इस कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। साथ ही किसी भी समुदाय, संस्था या संगठन को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। हे राम, प्लीज मत मारो। बच्चों को रोटी चुराने की ये सजा, गरीब बच्चों को कैसे पीट रहे हैं लोग। हे राम, करेगा कैसे, चोरी करेगी आगे से। और मारो इनको, मारो। पुलिस थाने ले चलो। चोरी क्यों की? और मारो बच्चों को। क्या हुआ? पानी। पानी लाती हूँ। ये लीजिए पानी। व्यापारी ने परिवार समेत की आत्महत्या। क्या क्या हो रहा है भगवान। हे राम, हे भगवान, क्या हो रहा है ये? सुना है तुम्हारी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर क्यों गोरखपुर में 54 बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए? पुलवामा में एक साथ 45 सैनिक शहीद हो जाते हैं। वो बेचारा गरीब किसान जो हमारे लिए अन्न उगाता है आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। अरे तुम हो के भी नहीं। आखिर कौन है इस सब का जिम्मेदार? गरीबी से तंग आकर पति ने पत्नी समेत 2 बच्चों को जहर दे दिया। बुंदेलखंड में कर्ज में डूबा किसान ने की आत्महत्या। गरीब माँ के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए 200 रुपए ना होने पर डॉक्टर और ने देखिए क्या क्या लिखा है। दिल्ली में विधायकों का वेतन 50,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए महीना। बेरोजगारी से तंग आकर मेट्रो के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या। ये सब भी लिखा है। पढ़िए क्या क्या हो रहा है देश में। तुम्हें क्या जरूरत है खामखा की टेंशन लेने की? अच्छा खासा परिवार है हमारा, बच्चे सेटल हो गए हैं, बेटी को ब्याह दिया है, आराम से जिंदगी गुजारो ना। देश विदेश में क्या हो रहा है इस फालतू की टेंशन क्यों उठाते हो? खाओ पियो ऐश करो। कितने साल हो गए कहीं घुमाने भी लेकर नहीं गए। दिल्ली में रखकर ही मार डालना बस। इतनी बार कहा है मैंने, आज तक समंदर नहीं देखा। मुझे मुंबई घुमा लाओ या फिर गोवा ही ले चलो। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। फालतू में दुनिया भर की टेंशन लेते रहते हो। अरे जब सरकारी कुछ नहीं कर रही है, अफसर सोए हुए हैं, गरीब मरे तो मरे, किसान तबाह हो तो हो, देश लूटे तो लूटे, सरकार और अफसर अपनी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं और एक तुम हो कि खाम खाम में दुनिया भर की टेंशन लेके बैठे रहते। अरे जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तो क्यों खून जलाते रहते हो? मैं काम करती हूँ, कल से ना अखबार वाले से कहने वाली हूँ कि अखबार ना डालें। और जो टीवी में न्यूज़ देखते हो ना, देख देख कर खून जलाते रहते हो, वो भी बंद करवा दूंगी। देश में गरीबों की ऐसी हालत देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। है मरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी बातें करते हो? देखो अपनी सेहत का ख्याल रखो, कुछ नहीं हो जाना तुम्हारा इस तरह सोचने से। ये देश जैसा चल रहा है
वो तो वैसे ही चलेगा। चलो छोड़ो इन बातों को, नाश्ता कर लो। अच्छा, एक काम करते हैं कि एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने चलेंगे। गायत्री, यहाँ देश डूब रहा है, तुम्हें घूमने की पड़ी ऐसे में? कभी अपने से ऊपर उठकर भी सोचा करो देश के बारे में। ऐसे क्या देख रही हो मुझे तुम? मुझे कुछ करना है देश के लिए गायत्री। कुछ नहीं हो सकता इनका तो। ये लीजिए चाय। ये क्या सुबह सुबह नोट्स बनाने लगे हो? गायत्री, मुझे अपने देश का प्रधानमंत्री बनना है। क्या? हाँ, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री? आप भी ना, और कुछ नहीं करना है आपको, प्रधानमंत्री बनना है। आदाब। क्या बात है भाभी? आप इस बात में मुंह दबा के रोज रही हो? आपके दोस्त ने बात ही कुछ ऐसी कह दी। आधा वर्ष है। आइए अब्दुल मियाँ। सर, मुझे भी तो बताओ क्या बात है? ये कह रहे हैं इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। क्या? भाभी जी, इस बात पे तो मुझे भी हंसी आ रही है। ECI? यार सीरियस लगता है। एक बात बता, अचानक पॉलिटिक्स? भाई साहब, आप ही समझाइए ना, चैन की जिंदगी गुजारे, कहाँ प्रधानमंत्री बनने चले। देख, प्रधानमंत्री बनने के लिए तुझे लोकसभा की टिकट चाहिए, और करोड़ों रुपए खर्च किए बिना तुझे लोकसभा की टिकट कैसे मिलेगी, जो तेरे पास है ही नहीं। अरे लोकसभा की टिकट तो छोड़, लाखों की पर्ची काटे बिना ये निगम परिषद का टिकट भी नहीं देंगे। अब्दुल भाई, आपने सोच कैसे लिया मैं इन घटिया, धंधेबाज, चोर पार्टियों से टिकट लेकर चुनाव लड़ूंगा? तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, इंडिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं। अरे तू जीत भी गया तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, तू बता। हाँ। तू भी एक गाली बनकर रह जाएगा, और नेताओं की तरह गरीबों का पेट काटने वाला, भूखों को मारने वाला, अरे नहीं अब्दुल देश भाई, को लूटने वाला, भारत माँ को नोचने वाला। ओहो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, वेबसाइट देखा जा रहा है। भाभी जी, इसके इरादे तो मजबूत लगते हैं, सीरियस है। भाई साहब, आप ही समझाइए ना इन्हें, जिंदगी के कुछ ही साल बचे हैं, अब आराम की जिंदगी गुजारे। ये राजनीति इनके जैसे सीधे आदमी के लिए नहीं है। फिल्म देखने जाते हैं ना, तो इमोशनल सीन में बच्चों की तरह रो पड़ते हैं। अखबार की खबरें पढ़ते हैं तो आंसू निकल आते हैं, ये तो मैं रोज देखती हूँ। आज सुबह टीवी में दिखा रहे थे, छत्तीसगढ़ की महिला के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए 200 रुपए नहीं थे, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं दिया और उस बच्ची की मौत हो गई। और ये तो इस तरह रो रहे थे जैसे इनका कोई अपना बच्चा मर गया हो। जब इनको गुस्सा आता है ना, बाप रे बाप, आज सुबह ही भगवान से झगड़ा करने लगे। क्या? अब आप ही बताइए भाई साहब, इनके जैसा इमोशनल आदमी और गुस्से वाला आदमी क्या राजनीति कर पाएगा, जो ये राजनीति में घुसने की बात कर रहे हैं? अरे भाई शांत हो जा,
तू खुद ही भगवान बन गया। हाँ, भगवान को बख्श दे यार। अरे सुन, एक काम कर, इसे छोड़, तू टीवी न्यूज देखना छोड़ दे। अरे वो गाने आते हैं ना चित्रहार और रंगोली में, मेलोडियस पुराने और नए गीत, वो सुना कर, मन अच्छा रहेगा। बल्कि अखबार ही बंद कर दे। अखबार बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत हेडिंग देख ले, लेकिन असल में वो फिल्मी पेज देख जिसमें वो गॉसिप्स वगैरह होते हैं। अरे गरीब मरे, उनके बच्चे मरे, देश लूटे, नेता मौज मस्ती करे, हम लोगों को उससे क्या लेना? क्यों बाबूजी, ठीक कहा ना? तू तो बस भाभी जी को खुश रखा कर, है ना बाबूजी? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, मुझे तो आप भी इनके जैसे ही लगते हैं। मैं ये देखिए, नहीं, अगर गलती हो गई तो माफ कीजिएगा भाई, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अब्दुल भाई, पार्क में मिलते हैं। हाँ भाभी जी, मैं मिलूं इनसे? आजा, खुदा हाफिज। इतना भरोसा है तो ठीक है, लग जाते हैं। अब तू ये बता, डायरी देख के कि तेरा प्लान क्या है? अब्दुल भाई देखिए, आप अपने और मेरे जैसे 100 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करिए जिनके अंदर देश प्रेम का जज्बा हो। वो हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर होंगे। फाउंडर मेंबर? हाँ, फाउंडर मेंबर। देखिए, मैं आपको एक एफिडेविट का फॉर्मेट देता हूँ। आप उन 100 लोगों के वोटर कार्ड लीजिए, उन सबसे वो एफिडेविट भरवाइए और नोटराइज करवाइए। अगर आपने ये काम 24 घंटे के अंदर कर लिया तो परसों चुनाव आयोग जाकर हम पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, और पार्टी का रजिस्ट्रेशन होते ही हम झटपट चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे। अरे झटपट भाई, ये बताइए 24 घंटे में कैसे होगा? अब्दुल मियाँ, मैं जल्दीबाजी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के सिर्फ 6 महीने का ही समय रह गया है। आप समझो इस बात को। इसका मतलब है, एक तो बात है कि तुम्हारा मिशन 2019 प्रधानमंत्री गेम प्लान, हाँ, इसमें दम है, इंशाअल्लाह दम है। अब यार, इसका सिंबल क्या है गरीब पार्टी का? हथौड़ा और हथकड़ी। बढ़ा तू, देखना पीछे कहाँ खड़ा तू, कर पूरी जिद्द पे अड़ा तू, दुश्मन को दुश्मन से लड़ा तू, मुश्किल से तू ना घबराना, चल पड़ा है चलते जान, रुकने का ना देख ठिकाना, सामने भेद निशाना। तू लाएगा राम राज, तू लाएगा राम राज, तू लाएगा कदमों के तेरे निशान, ढूंढेगा सारा जहां, आग के सैलाब लाती है चिंगारियां, ये हौसला टूटे ना, ये रास्ता छूटे ना, विश्वास
पास ये जगह लगने ये लगा। रहा है तुझको शुक्र ललकार रहा है, गीता का ये सार रहा है, धर्म से संसार रहा है। हार तू अपनी मान न लेना, जीत है तेरी जान तू लेना, परिवर्तन को ठान तू ले, धन युद्ध है जान तू लेना। पाप का भक्षक धर्म का रक्षक, धरा भस्म से रंग दे मस्तक, अन्याय को सहेगा कब तक, देख समय में दी है दस्तक। राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, मानव रक्षा का ये मंत्र है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ये गणतंत्र है। भैया देखा ना कैसन पोस्टर लागल बा, पोस्टर पार्टी गरीब पार्टी। भूल गए तुम लोग? अभी 4-5 साल पहले इसी की तरह एक नई पार्टी बनी थी। कितना विश्वास किया था हम लोगों ने उस पर, बहुत ज्यादा, कितना भरोसा किया था। दो गुला निकला। जब शुरू में आया तो क्या कह रहा था, राजनीति करने नहीं उसे बदलने आए हैं, और अब देख लो खुद ही बदल के बैठा है। सही कहते हो भैया। जब जो आदमी आओ तो जाने कहीं ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं बंगला लूंगा और ना हमारे आदमी को कोई पद को लालच है, और अब देखो सब कुछ लेके बैठ गए ससुर। और ई देखा साला हमनी के खातिर ई झोड़ झंड वाला मोहल्ला क्लिनिक खुलवा देले बा, जेमें ढंग से दवाइयों ना मिलेला और अपने इलाज करावे खातिर बेंगलोर चल जात बा। और भैया ई भेनीवाल त दिल्ली के बर्बाद करके रख देले बा। अरे छोड़ो भैया ये बेनीवाल और फर्जीवाल की बातें। एक पार्टी अगर धोखा दे गई तो जरूरी है कोई दूसरी अच्छी पार्टी नहीं बन सकती, समझते नहीं हो? 5 साल बेनीवाल, 5 साल फर्जीवाल। देखो ससुरा कैसा एक्टिंग कर रहा है फर्जीवाल का। लोकसभा चुनाव को महज 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में एक नई पार्टी गरीब पार्टी का चुनावी मैदान में आना लड़ाई को और भी रोचक बनाएगा। पार्टी नई है, जगह जगह इस पार्टी के पोस्टर्स लग चुके हैं। लोग उत्सुक हैं इस पार्टी के बारे में जानने को। ये नई पार्टी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती जा रही है। इस पार्टी के नाम का असर भी गरीबों में खास तौर पर देखा जा रहा है। इस पार्टी का एक पैम्पलेट जो जनता के बीच बांटा गया है, उसे लेकर पार्टी अभी से ही चर्चा में आ गई है। आज हर कोई जानना चाह रहा है इस पार्टी के बारे में। तो आइए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस गरीब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम भारती जी से, और जानते हैं क्या है गरीब पार्टी बनाने के पीछे उनका उद्देश्य। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका PI न्यूज में। जी धन्यवाद। गरीब पार्टी कुल कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी? जी सभी 543 सीटों पर पूरे देश से हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जी इसमें आपने लिखा है कि अगर गरीब पार्टी की सरकार आती है तो आप प्रति माह देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 6,500 रुपए डालेंगे।
जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने पैसे सरकार के पास आखिर आएंगे कहाँ से? जी मैडम, मेरे हाथों में पेपर्स देख रही हैं आप? जी, क्या है इनमें? तमाम विभागों से आरटीआई के द्वारा मांगे गए जवाब हैं इनमें। मैंने भारत सरकार से आरटीआई लगाकर एक जवाब मांगा था। उसमें मैंने जानना चाहा था कि जनता के कल्याण के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं में हमारी भारत सरकार प्रति वर्ष कुल कितनी रकम खर्च करती है। तो तमाम विभागों से मेरे पास ये जवाब आए। इसमें लिखी रकम को जब मैंने टोटल किया और इसको भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ से भाग दिया तो पाया 77,500 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना। तमाम घपले वाली योजनाओं में 77,500 रुपए को अगर हम 12 महीने से भाग करें तो ये रकम 6,500 रुपए प्रति महीना प्रति व्यक्ति बनती है। मैडम, राजीव गांधी ने अपने कई भाषणों में कई बार बोला था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है, जबकि सच्चाई बताऊं मैडम तो कहीं कहीं 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। नहीं तो संतोषी भात भात कहते नहीं मर जाती। हमारा किसान जो इतनी मेहनत करता है, हमारे लिए अन्न उगाता है, आज खुदकुशी करने पे मजबूर ना होता। हर सरकार जानती है ये पैसा कहाँ जाता है, इसीलिए हमने लिखा अरे कि ओ हर लल्ला, महीने 6,500 रुपए अरे जनता क्या के हो गया खाते रे? में देंगे। अरे यार काम करने दे, जल्दी आ। तू फिर सुबह सुबह चढ़ा कर आ गया ना, मेरे पास बहुत काम है, मुझे काम करने दे यार। अरे जिस पार्टी के बारे में हमने पर्चा देखा था ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। ये देखना। क्या है, क्या दिखा रहा है? अच्छा अच्छा, ये भी लाइव आने लगे। तो हम गरीबों के नाम पे चलाई गई तमाम योजनाओं को बंद कर देंगे और उनके खाते में हर महीने। हर बार ये नेता लोग बस वादे करते हैं, आज तक कोई वादा पूरा होता है देखा है क्या? देखा है? अरे ये कोई नेता वेता लोग नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने ये पार्टी बनाई है। और देख नाम तो देख, अरे नाम से ही पता लगता है कि हमारी पार्टी है। तो एक बात बता, जब हमने सबको एक एक मौका देकर देख लिया तो एक मौका इस पार्टी को भी दे देते हैं। और देख, इसका तो नाम भी गरीब पार्टी है। भैया हम जैसे गरीबों के लिए। मतलब अगर ये बात सच हो गई तो हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। अरे ओ हरिया, ओ मनीष, जल्दी आ, जल्दी आ, हर जल्दी महीने आ। 6,000 रुपए जनता के खाते में देंगे। श्याम जी, आपने इसमें लिखा है कि आप एनजीओ चलाने पे भी पाबंदी लगा देंगे। जी मैडम, हम एनजीओ चलाने पर पाबंदी नहीं लगा देंगे। हमने लिखा है एनजीओ को मिलने वाली सरकारी मदद को हम बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। किसी सरकारी अस्पताल में किसी एनजीओ के माध्यम से एक अंडा सप्लाई करने का रेट सरकार एनजीओ को 20 रुपए का देती है, जबकि वही अंडा अस्पताल के बाहर 5 रुपए का मिल जाता है। सर, मतलब अगर आपने NGO सर इस नंबर की कम से कम 100 लाइनें हमें ले लेनी चाहिए। अच्छा? लगातार फोन वेटिंग में जा रहा है। अभी देखिए आपके सामने जो ये फोन बज रहा है, मैं स्पीकर पे उठाऊंगी और देखिएगा ये क्या बोलता है। ठीक है, सुनिएगा। लेने के लिए हेलो, गरीब पार्टी? जी हाँ, गरीब पार्टी। मैडम 2 घंटे से फोन ट्राई कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उठाया आपने। हमको गरीब पार्टी से जुड़ना है। बताइए। मैं समझ रहा हूँ अलका जी, ये बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही कोई व्यवस्था करता हूँ। आप अटेंड कीजिए, अटेंड कीजिए। दूसरा सर, आपने ये भी लिखा है कि आप गरीबों के लिए राशन प्रणाली भी बंद कर देंगे। जी मैडम, हम राशन वितरण प्रणाली भी बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें भी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग और बड़ा घपला है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जो राशन गरीबों को 2 रुपए 3 रुपए किलो राशन दुकानों से पहुंचाया जाता है, वो सरकार को उन तक पहुंचाने में कितने का पड़ता है? 150 से 250 रुपए किलो मैडम। जो गेहूं उनको 2 रुपए किलो मिलता है, सरकार को उन तक पहुंचाने में 150 रुपए किलो। जो चावल उनको 3 रुपए किलो दिया जाता है, वो 250 रुपए किलो सरकार को पड़ता है उन तक पहुंचाने में। जबकि वही राशन जनता अपने पैसों से ओपन मार्केट से ले लेगी तो 15-20 रुपए किलो गेहूं, 30-40 रुपए किलो चावल, वो उनको पड़ना है। और गरीब जनता को 4-4, 5-5 घंटे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा राशन की, सो अलग। स्वर हरामी को हमारी दुकानें बंद कराने की बात करता है। मालिक सही तो कह रहे हैं गरीब पार्टी वाले। मैं तो इसी को वोट दूंगा इसकी बात। चल बैठ साला हरामी। तू तेरी पार्टी की जमानत जब्त ना हो जाए तो नाम बदल दिया मेरा। चल बैठ। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, दबाओ यहाँ से। बन जाने दो हमारी पार्टी, देख लेंगे तुम्हें। चल बैठ।
श्याम जी, आपके इस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप देश से राज्य महासभा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और साथ ही देश में 2 महीने के लिए इमरजेंसी लगा देंगे। जी बिल्कुल मैडम, देश से राज्य महासभा ही नहीं, हम प्रदेशों से विधान महापरिषदें भी हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमारी नजर में ये चोर रास्ते हैं, पैसे और बाहुबल के दम पर सीधे सत्ता तक पहुंचने के, इन चोर नेताओं के लिए। और मैडम, सिस्टम इतना भ्रष्ट बनाया गया है कि यदि जनता द्वारा चुनी हुई कोई सरकार लोकसभा में बहुमत में आ भी जाती है और वो कोई नया कानून बनाना चाहे, राज्य महासभा उसे लटका देती है। मान लीजिए इसी लोकसभा चुनाव में गरीब पार्टी को जनता ने चुन के लोकसभा में हमारी सरकार बनवा दी। अब ऐसे में हम कोई कानून बनाना भी चाहें तो राज्य महासभा में हम बहुमत में होंगे नहीं। राज्य महासभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्य महासभा में बहुमत में आने तक हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को आ जाएगा, तो हम कोई कानून बना नहीं पाएंगे। इसलिए हम पहले से ऐलान कर रहे हैं कि यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम देश में 2 महीने के लिए इमरजेंसी लगाकर राजनीति का सारा सिस्टम ही बदल देंगे। चोर दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर देंगे ताकि देश में हम राम राज्य कायम कर सकें। ऐसे ऐसे काम करेगा तो हम लोगों को कौन पूछेगा साला, हैं? हमारा तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी, सुसरी। और बाकी मैडम, राक्षस तो हर युग में रहे हैं, तो शैतान नेता लोग जितने हैं वो सब जेल में होंगे। देखो साला बोल रहा है हम लोगों को जेल भिजवाएगा। ऐसा होगा हमारा राम राज्य। सर, आपने ये भी वादा किया है कि अगर गरीब पार्टी की सरकार बनती है तो आप अभी तक के पिछले सारे नेताओं की संपत्ति की जांच करवाएंगे और किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाए जाने पर आप उसे जब्त करेंगे। जी, हर हाल में करवाएंगे। इससे गरीब फंड में हमें बहुत सारा धन जमा होने की उम्मीद है, जिससे देश में फैली असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। अर्थात ये धन गरीबों और किसानों में बांटा जाएगा। तो बातें बहुत सारी हैं गरीब पार्टी के मैनिफेस्टो में, मुद्दे बहुत सारे हैं। पार्टी नई है, सोच नहीं है, जनता को नई नई उम्मीदें हैं गरीब पार्टी से। तो देखना ये है कि देश की जनता इस चुनाव में गरीब पार्टी का कितना साथ देती है। श्याम भारती जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने जो सपना देखा है उसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PI न्यूज। आपके साथ में हूं आकृति भार्गव और आज की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से देश में बनी एक नई राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर अन्य पार्टियों में खलबली सी मची हुई है। क्या क्या लिखा है इस पार्टी के मैनिफेस्टो में, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है? देश से राज्यसभा और प्रदेशों से विधान परिषदें हमेशा के लिए समाप्त करने की बात करना, गरीबों के नाम पर चलाई जा रही तमाम योजनाओं को बंद करने की बात करना, सभी देशवासियों के खाते में हर महीने 6,500 रुपए देने का वादा करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे देश की जनता तो स्वीकार कर रही है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल इसे संविधान विरोधी कह रहे हैं। तो आइए गरीब पार्टी के उसी मैनिफेस्टो की चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राज सत्ता पार्टी से अवंतिका सोनी जी, प्रांतीय जनता पार्टी से अंतिम पात्रा जी, लोक कल्याण पार्टी से रंजना झा और आज की फायर ब्रांड गरीब पार्टी से राकेश भारद्वाज जी। अवंतिका जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपकी पार्टी ने भी 43 साल पहले देश में इमरजेंसी लगाई थी। अब अगर एक पार्टी पूरे तर्क देकर चुनाव से पहले ये कह रही है, देश को बता रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम देश में 2 महीने के लिए इमरजेंसी लगाएंगे, तो इस पे इतना बवाल क्यों? आकृति जी, इमरजेंसी की आड़ में आप देख नहीं रही है, करना क्या चाहते हैं? देश से राज्य महासभा समाप्त करने की बात कर रहे हैं, प्रदेशों से विधान महापरिषदों को हमेशा के लिए समाप्त करने की बात कर रहे हैं, राज्य महासभा और विधान महापरिषदों को राजनीति माने का चोर दरवाजा बोल रहे हैं। हम तो बोल तो रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं चुनाव से पहले बोल रहे हैं, जनता सब सुन रही है। जनता को फैसला करने दीजिए इनकी बातों का। जनता को इनकी बातें पसंद नहीं आई तो वोट नहीं देगी इनकी पार्टी को। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी पार्टी क्यों इतना बवाल मचा रही है? आकृति जी, हमारे देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करे देखकर हम चुप नहीं रह सकते। मूर्ख जनता कौन होती है फैसला करने वाली? हमारी पार्टी ने देश में 50 साल शासन किया है। हमारी पार्टी ने देश में 50 साल किया है। हमारी पार्टी नहीं बात 50 साल राज करके क्या तुमने घंटा उखाड़ लिया? देश कैसे चलाया जाता है? ये मूर्ख जनता कौन होती है फैसला करने वाली? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप हमें मत सिखाइए। 50 साल शासन किया है। आप हमें मत सिखाइए। आप हमें मत सिखाइए। अवंतिका जी, आप मूर्ख बोल रही हैं देश की जनता को, समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? ये जनता आपकी पार्टी को सबक भी सिखा सकती है। मैं सभी जनता को मूर्ख नहीं बोल रही, आकृति जी, आप समझिए जरा मेरी बात को। समझाइए। मैं मूर्ख उनको बोल रही हूँ जो इस गरीब पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में जानकर भी इस पार्टी को वोट देंगे, उनको बोल रही हूँ मैं मूर्ख। वाह वाह, बहुत खूब। मतलब जो आपकी राज सत्ता पार्टी को वोट दे वो समझदार और जो ना दे वो मूर्ख। आप समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहती हूँ। छोड़िए, आप सुनिए तो मेरी बात को। छोड़िए, वो जनता फैसला करेगी बात का। अंतिम पात्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है।
गरीबों के नाम पर चलाई जा रही जिन तमाम योजना को बंद करने की बात मैनिफेस्टो में लिखी है, जिसमें राशन वितरण प्रणाली बंद करने की बात भी शामिल है। क्या कहना है आपका इस पे? बीजेपी से अंतिम मात्रा बोलिए। आकृति जी, मैं पूछना चाहता हूँ इन गरीब पार्टी वालों से, जो ये राशन वितरण की दुकानें बंद करना चाहते हैं, उनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अभी वो 1 लाख राशन दुकानदार अपनी दुकानों से लाखों रुपया महीना कमाते हैं। अरे वो परिवार इतने अमीर और सुखी है कि उनके बच्चों को तमाम सुख सुविधाओं की आदत पड़ चुकी है। अब ये गरीब पार्टी वाले तो ठहरे गरीब लोग, भूखे नंगे। अरे सुख सुविधा ऐस मौज मस्ती होती क्या ये तो जानते नहीं। चिढ़ के मारे उन लोगों का काम धंधा चलता देखना नहीं चाहते बस। अरे लोगों को चाहिए खाते पीते लोगों से चलना बंद करें और देश जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में श्री प्रधानमंत्री श्री सुरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंतिम पात्रा जी। ये भूखे नंगे गरीब लोग ही तो हैं जो देश में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। भूखे नंगे हैं, ये भूखे नंगे हैं। वही कह रही हूँ, जनता सब सुन रही है। कोई राकेश भारद्वाज जी, क्या आपका क्या कहना है इस बात? आकृति जी, इस देश की जनता सब सुन रही है, सब देख रही है। जी बिल्कुल। इस देश का 90% आदमी गरीब और मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीब है। वो पिस रहा है इस व्यवस्था में। आपके चैनल के माध्यम से देश का वही गरीब आदमी जिसे भूखा नंगा भी कह रहे हैं वो सुन रहा है इनके घमंड भरे मैंने भूखा नंगा आपको बोला हमारे साथ बहस में आए हैं। और ज्यादा दिन नहीं है 2 महीने बाद ही इन्हीं चुनावों में देश का वही गरीब जिसे भूखा नंगा भी बोल रहे हैं वो बता देगा कि तुम कैसे जेल में भूखे नंगे रहने वाले हो। नेताओं को अंदाजा तो नहीं है। गरीब आदमी शैतान कैसे बोला? हमें शैतान बोलेगा? गरीबों की एक तो देश की जनता को भूखा नंगा बोल रहे हैं, ऊपर से गुंडागिर्दी भी कर रहे हैं। देखिए इन लोगों की गुंडागिर्दी, ये गुंडागिर्दी है इनकी। इन शैतान नेताओं को अंदाजा तो हो चुका है इस बात का कि गरीब पार्टी की सरकार बनते ही इनके घोटालों की जांच होने वाली है। घोटालों की योजना की कमाई से जो इन्हें मौज मस्ती करने की आदत पड़ी हुई है, ये सब जेल जाने वाले हैं। ये सब जेल जाने वाले हैं। चुनावों के बाद कहीं नजर भी नहीं ये सब जेल जाने वाले हैं। इस बार राज सत्ता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये सब जेल जाने वाले हैं। बनेंगे हमारे युवराज, समझे? प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे युवराज। और उसके बाद जेल तो भिजवाएंगे आपको कैसे? प्रधानमंत्री बनेंगे भाई, पप्पू देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पप्पू देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे पहले उस पप्पू से बोलिए वो मशीन कितना दे, आलू डालेंगे मशीन दे दो जनता को, मशीन दे दो जनता को। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, आप की सरकार कोई नहीं टिकेगा। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकने वाला, देख लेना कोई नहीं टिकेगा। सबको मौका मिलेगा। बोलिए राकेश भारद्वाज जी। आकृति जी, हाँ मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री सुरेंद्र भाई मोदी जी को कि पिछली सरकारों के मुकाबले उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है, लेकिन जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में हमारे 50 साल के किए हुए पानी दे दिए हैं। देश को और गरीब बना दिया है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे, लेकिन देखो नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे, लेकिन सरदार भी नहीं थे, सरदार भी नहीं थे, सरदार भी नहीं थे, वो सरदार भी नहीं थे। गरीबी आप ही की देन है। लेकिन गरीबों के लिए अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार हास्यास्पद योजनाएं बना करके उनको और गरीब बनाने का कार्य किया है, इस देश की गरीब जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अरे ये भी कोई विकास हुआ देश का जहाँ गरीब जनता भूखी मर रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग कर्ज में डूबकर परिवार से खुदकुशी कर रहे हैं, व्यापारियों के काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, सिर्फ अफसर और नेता लोग ही फल फूल रहे हैं। बस अरे था तो आपके पास 5 साल का समय है, कर देते ना सिस्टम का सुधार, क्यों नहीं कर देते? जैसा हम कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते? गरीब लोगों का पेट काटकर लोगों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। आकृति जी, ये नहीं है लोगों की, ये नहीं है लोगों की। मैं अभी भी कहता हूँ, आकृति जी मैं अभी भी कहता हूँ, गरीब पार्टी के मैनिफेस्टो को ये सरकार अगर पूर्ण रूप से लागू कर दे तो हम गरीबों को पार्टी बनाकर राजनीति में आने की जरूरत ही ना पड़े। अरे सारे अंदर नहीं चले जाएंगे, इनकी बस की कहाँ है कि ऐसा मैनिफेस्टो लागू कर दे। पार्टी सत्ता में आई, आप देख लीजिएगा, अगर गरीब पार्टी सत्ता में आई तो ये सारे काम कैसे हम 2 महीने के अंदर करके दिखाएंगे। 6 महीने के अंदर ही देश में आपको रामराज की झलक दिखाई देने लग जाएगी। गरीब आदमी भूखे नंगे लोगों रामराज आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता। राम की बात कर देना।
राम तुम्हारे बाप के है क्या? राम सबके है। आकृति जी, मैं रामराज की स्थापना की बात कर रहा हूँ। जब रामराज की स्थापना देश में हो जाएगी तो मंदिर निर्माण में तो कोई बात ही नहीं होगी। अरे मंदिर तो हम वही बनाएंगे, देखते रहना, मंदिर हम वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामराज की बात कर रहे हैं, रामराज की स्थापना की बात कर रहे हैं, वही बनाएंगे मंदिर हम रामराज की स्थापना की बात कर रहे हैं। आकृति जी, रामराज की स्थापना करेंगे, गरीब लोग रामराज की स्थापना। रामराज राकेश भारद्वाज जी, राज्य महासभा क्यों समाप्त करना चाहती है आपकी पार्टी? आकृति जी, जनता द्वारा बहुमत से चुनी हुई सरकार यदि देश की भलाई के लिए कोई नया कानून बनाना चाहती है तो उस कार्य में अड़ंगा कुछ ऐसे सांसदों के संगठन रूपी संस्था से लगता है जो जनता के बीच बिना गए पैसे और बाहुबल के दम पर चोर दरवाजे से सांसद बना दिए जाते हैं। जनता की भलाई के लिए बनाए जाने वाले कानूनों में अड़ंगा लगाते हैं, तो क्यों ना इसी संस्था को हौसले देखकर तो यही लगता है कुछ करके दिखाएंगे ये लोग। सरकार चलाने के खर्च में भी बड़ी कमी आएगी। राज्य महासभा सच में चोर दरवाजा है, पैसे वालों को सांसद बना। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अभी देखा ना दिल्ली में पीपल पार्टी का कारनामा, किस तरह वो अशोक बेनीवाल ने 100 करोड़ रुपए लेके, वो कोई गुप्ता जी है, उसको राज्य महासभा में सांसद बना के भेज दिया। इसी वजह से बेचारे विश्वास का भी दिल टूट गया पीपल पार्टी से। भाई मैं तो फैन हुआ विश्वास जी का, कितनी सुंदर कविताएं भी लिखते हो। बिल्कुल चल रहा है ना यहाँ पर। जी बिल्कुल सही। राज्य महासभा खत्म करोगे? रंजना जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? हम इन गरीब पार्टी वालों से पूछना चाहते हैं कि राज्य महासभा के सांसद उनके बाप के पैसों से बनते हैं। थैलों में नोट भर भर के देते हैं अपनी पार्टी को, जब राज्य महासभा में पहुंचते हैं ऐसे फ्री में नहीं मिल जाते। सरकारी बंगला गाड़ी हमको 4-4, 5-5 सुरक्षा गार्ड जो हमारे आगे पीछे चलते हैं, सब फ्री में नहीं होते। आकृति जी, कल को इनकी पार्टी जीत जाएगी तो क्या नहीं लगी थाले भर भर के नोट हम राज्य महासभा सांसद बनाने के? अरे रंजना जी, हम तो समाप्ति कर देंगे ना। हमारा तो पैसे लेने का स्वीकार कर ही लिया। इस बार गरीबों की सरकार बन रही है। खत्म करोगे? इनका चुनाव घोषणा पत्र ऐसा है कि देश में तूफान मचा के रखे हुए हैं। अच्छा, संविधान से छेड़छाड़ करने की बातें खुलेआम लिख रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। फिर मेरी तो दरख्वास्त है निर्वाचन आयोग से, किसी भी नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन के समय इस तरह का नाम हरगिज किसी पार्टी को न दें। हर जिससे सारे गरीब और मिडिल क्लास लोग एकजुट हो जाए, एक पार्टी के नीचे आ जाए। आपने तो अलग ही किस्म की डिमांड कर दी चुनाव आयोग से अंतिम बात। कोई अलग डिमांड नहीं है मेरी कोई अलग डिमांड नहीं है। आप ये चाहते हैं कि गरीबों को इतना भी हक ना हो कि वो गरीब के नाम से कोई पार्टी भी बना सके। इस तरह का गरीबों को आकृति जी, पहली बार देखने में ऐसा लग रहा है कि इस देश की भ्रष्ट पार्टियां गरीबों से भ्रमित हो रही हैं। इस देश की भ्रष्ट पार्टियां गरीबों से भ्रमित हो रही हैं और इसका कारण सिर्फ यही है कि गरीब पार्टी बन गई है। आज हर गरीब और मिडिल क्लास वोटर ये कह रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए गरीब पार्टी को ही वोट दूंगा। गरीबों ने इस बार ठान लिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और संघर्ष मर्यादा में रहे, नहीं तो ये जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। मर्यादा में रहे, नहीं तो जिस कुर्सी पर देश की जनता ने बैठा रहना, समय नहीं लगेगा इस कुर्सी से उतारने में जनता को। और आकृति जी, कसूर इन भ्रष्ट सैतान नेताओं का ही है, इन भ्रष्ट सैतान नेताओं का ही है। देखिए आकृति जी, इन भ्रष्ट सैतान नेताओं का ही है। लोधी 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 गद्दार पार्टी है ये, दलों की पार्टी है, कोई वोट मत देना इसे। सभी बैठ जाइए, मेरा आपसे अनुरोध है, सभी बैठ जाइए। अरे नहीं तो रेगिस्तान चले जाना चाहिए। जो हिंदू लोधी जी के साथ नहीं, जो प्रांतीय जनता पार्टी का विरोध करे, वो सच्चा हिंदू हो ही नहीं सकता। अरे धिक्कार है तुम पर देशद्रोहियों, धिक्कार है। सालों लोधी जी के खिलाफ खड़े हो और अपने आप को सच्चा हिंदू कहते हो। अगर सच्चे हिंदू होते ना तो लोधी जी के खिलाफ नहीं खड़े होते। सालों ऐसा प्रधानमंत्री देश को बहुत किस्मत से मिला है, लेकिन तुम तो जिंदगी भर मूल्यों की गुलामी करोगे, हरामियों। छोड़ दो इसे, मासूम है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मत मारो इसे, मेरे पास लाओ इसे। अरे जन्म चले, ये तूने क्या कर दिया? अरे जिन्हें तू नकली हिंदू समझ रहा है, जानता भी है ये कौन है? अरे ये विद्वान पंडित है, भागवत कथा भी करते हैं। अरे तू लोधी जी के नशे में इतना चूर हो गया, तुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान तक नहीं रहा। मैं कहती हूँ पैरों में पड़ उनके।
भाइयों देखिए, हम किसी नेता या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं आए हैं यहाँ पर। हम सिर्फ गरीब पार्टी का विजन की वजह से यहाँ आए हैं और वही आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको जो गलतफहमी है उसे दूर कर लीजिए, ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बोलना है, इससे बात करनी है मुझे। राकेश जी अपनी बात पूरी करना चाहते हैं और इस लड़के की बातों का जवाब देना चाहते हैं। इसे जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करना चाहते हैं। राकेश गद्दार पार्टी है ये, दल्लों की पार्टी है। छोड़ दो इसे, मत मारो इसे, इस बेचारे की इसमें कोई गलती नहीं है। छोड़ दो इसे, मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ, छोड़ दो इसे। बेटा ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं लोधी जी के खिलाफ हूँ, कि मैं प्रांतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ? मैं तो गरीब पार्टी के विजन के कारण गरीब पार्टी के साथ हूँ। अगर इतने ही अच्छे इंसान हो तो हमारी प्रांतीय जनता पार्टी के साथ काम क्यों नहीं करते? उससे क्या होगा बेटा? क्या कश्मीर से 370 धारा हटी? क्या देश में राम मंदिर बना? क्या देश की गरीबी दूर हुई? क्या उससे क्या होगा बेटा? क्या बॉर्डर पर हमारे जो देश की रक्षा कर रहे हैं भाइयों की शहादत रुकी क्या बेटा? तो क्या आपकी गरीब पार्टी बना लेने से ये गरीबी दूर हो जाएगी, ये सारे काम हो जाएंगे? अगर नीयत अच्छी हो ना तो सब कुछ हो सकता है। नीयत साफ हो, बतेरी पार्टी आई और बतेरी पार्टियां चली गई, लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है प्रांतीय जनता पार्टी। सही कहा बेटा, सच्चाई तुम्हारे मुख से खुद ब खुद निकल रही है। हिंदुत्व की बात करने वाली, हिंदुत्व के लिए काम करने वाली नहीं बेटा। तो क्या तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी गरीब पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनवाएगी? बेटा गरीब पार्टी का मिशन, गरीब पार्टी का विजन तो सिर्फ देश में राम राज्य लाने का है, और देश में राम राज्य की स्थापना हो गई ना तो मंदिर तो हमारे मुसलमान भाई अपने हाथों से खुद ही बना देंगे। क्यों नफरत करते हो अपने मुसलमान भाइयों से बेटा? बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। लेकिन तुम तो गद्दार हो, सिर्फ मूल्यों की गुलामी करोगे और कुछ नहीं। बेटा अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये लो, ये गरीब पार्टी का विजन मैनिफेस्टो है और इसमें जो लिखा है हम क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है, ये सब इसमें लिखा है। अगर तुम्हें लगे कि हमारी बातों में जरा सी भी सच्चाई नजर आए तो हमारी पार्टी का साथ देना, हमारा साथ देना। अगर तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आए तो किसी भी गरीब भाई का सर मत फोड़ना अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेटा, सर मत फोड़ना बेटा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। गरीब पार्टी के नेता राकेश भारद्वाज पर आज जानलेवा हमला हुआ। एक जनसभा में सर पर बड़ी ईंट से हमला किया गया। अरे ऐसा कौन सा काम कर दिया है लोधी जी ने इस देश के लिए जो तू उनका दीवाना बना फिरता है? अरे देखता नहीं है घर में पापा बेरोजगार बैठे हैं। एक मुद्रा लोन के लिए कितने बैंकों के धक्के खा लिए उन्होंने। अरे बेटा 35% कमीशन मांग रहा है बैंक मैनेजर। लोधी जी की बनाई हुई एक भी योजना किसी काम की नहीं है बेटा, गरीबों के लिए कोई फायदे की नहीं है। और ये जो तूने आज हरकत की है उसके लिए तो तुझे पंडित जी के घर जाकर उनके पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। काय को रहा है? सबसे पहले हमारी पार्टी की पूरी 543 सीटों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा की जा रही है। एक नई पार्टी जो पहली बार आई है चुनाव मैदान में, जिसने पूरे देश में अपने 543 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। दूसरी तरफ हमारी पहले से स्थापित पार्टियों की बात करें तो कुछ गिनी चुनी सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है अभी तक। अंतिम पात्रा जी, रूलिंग पार्टी के नेता हैं आप, तो क्या वजह है कि आपकी पार्टी बीजेपी भी बड़ी कश्मकश में इस बार? क्या आपकी पार्टी बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि मुख्य मुकाबला गरीब पार्टी से ही है? अंतिम पात्रा जी, 543 सीटों से प्रत्याशी घोषित कर दिए गरीब पार्टी ने,
दूसरी तरफ हमारे चैनल का सर्वे भी गरीब पार्टी की ही सरकार बनते दिखा रहा है। क्या कहना है आपका बीजेपी से अंतिम पात्रा, बोलिए। जेसिका जी, आपके सर्वे का क्या आधार है मुझे नहीं पता। अंतिम पात्रा जी, ये सिर्फ मेरे चैनल के सर्वे का आधार नहीं है, देश के बहुत सारे चैनलों के सर्वे का आधार भी गरीब पार्टी की ही सरकार बनते दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ जेसिका जी, आपके चैनल के सर्वे का क्या आधार है, उनके चैनल का क्या आधार है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री सुरेंद्र भाई लोधी जी के 5 साल के काम को देखते हुए देश की जनता दोबारा पीजीपी को ही चुनेगी, चाहे गरीब हो या अमीर। लोधी जी ने सबके लिए बेहतरीन काम किया है। लोधी जी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है देश का, पूर्ववर्ती किसी भी सरकार के कार्यकाल में उतना विकास नहीं हुआ देश का। इसलिए देश की जनता सब समझती है, सब समझती है। नाजनीन जी, आप क्या समझते हैं? गरीब के नाम से पार्टी बना लेने से सारे गरीब आप ही को वोट दे देंगे? अरे बिल्कुल। अरे गरीबों के लिए जितनी योजनाएं लोधी जी ने बनाई है, उतनी योजना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर गरीब परिवार को 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल, 1 लाख रुपए का जीवन बीमा, स्टार्टअप इंडिया, जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजना, फसल बीमा योजना, संसद ग्राम योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंदिरा आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं लोधी जी ने गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई है और जिनसे गरीबों को बहुत लाभ मिलने वाला है। क्या खाक लाभ मिलने वाला है? गरीबों को और गरीब बना दिया है लोधी जी ने। अरे ये कैसे देश के विकास का पैमाना है बीजेपी का, जहाँ गरीबों का विनाश और सिर्फ विनाश हुआ है। अरे गरीबों का देश में बड़ी है तो आप क्या समझ गए? आप तो खुद गरीब हो। ये जितनी भी योजनाएं अभी इन्होंने गिनवाई है ना, ये गरीबों को और गरीब बनाने के लिए बनाई गई हैं। हाँ, इन योजनाओं की आड़ में कुछ नेताओं और उनके दलालों को और अमीर बनाने के इरादे जरूर हैं। मैडम संभाल के सब यूज मैं जानना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि कतार में खड़ा वो अंतिम आदमी जिसकी बात प्रधानमंत्री लोधी जी भी कभी कभी करते हैं, जो भूखा है, बीमार है, जिसके घर में बूढ़ी माँ है, बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे इनकी ऐसी कौन सी योजना का लाभ उस परिवार को मिला है जिसकी आड़ में ये कुछ कमीने किस्म के लोगों को और अमीर बनाने में लगे हुए हैं? अरे क्या इस्तेमाल कर रहा है? शर्म चाहिए इन नेताओं को। शर्म? अच्छा, काम भी हम करें, शर्म भी हम करें। काम भी हम करें गरीबों के लिए और शर्म भी हम करें। गरीब पार्टी की नाजनीन जी की कुछ बातों से तो मैं भी पूरी तरह इत्तेफाक। भाई सरकार बनी नहीं, गठबंधन पहले से हो गया। सरकार की तो आदत है। ये जो आपने लंबी लिस्ट गिनाई है ना योजनाओं की, इतनी लंबी जो लिस्ट आपने योजनाओं की गिनाई है ना, उसके पीछे आपने जो जनता को ठगा है ना, वो पूरा देश जानता है। किसी को नहीं ठगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज सत्ता पार्टी देश में गरीबों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी रही है। हमारी पार्टी देश में 50 सालों से सत्ता में रही है। देश की जनता को, गरीबों को इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई है। अरे रहने दीजिए साक्षी जी, आप रखती होंगी हमारी बातों से इत्तेफाक, लेकिन हम आपकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मत रखिए इत्तेफाक। आपकी पार्टी ने अपने 50 साल के शासनकाल में देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। आज गरीबों की जो दशा है और देश की जो बदहाली है, वो इन्हीं की पार्टी की तो देन है। दिख रहा है किसकी देन है? पिछले 5 साल में केंद्र की बीजेपी की सरकार ने पिछली सरकारों से तो बेहतर ही काम किया है। वो और बात है कि गरीब और गरीब हो गए। आपने भी मान लिया, हम खुद कह रहे हमने किया है, आगे भी करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी नहीं, बनेगी हमारी सरकार। अभी कल ही एक घटना छपी थी अखबार में, मेरठ के एक कारोबारी ने अपने परिवार सहित जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 18 और 16 साल की 2 बेटियां थी उसकी और 14 साल का एक बेटा। सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि कारोबार ठीक से नहीं चल रहा था और कर्ज का ब्याज भी नहीं दे पा रहा था, इसलिए पहले बीवी को जहर दिया और फिर बच्चों को और फिर खुद फांसी पे लटक गया। अरे कभी सोचते हैं हमारे नेता लोग कि आज हमारे मिडिल क्लास व्यापारी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? आज उनकी ऐसी दशा क्यों हो रही है? अरे इन कमीने नेताओं को तो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने से मतलब है। अरे गरीब पार्टी वालों का तो दिमाग फिर गया है।
हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो व्यापारी था, हैं? कर्जे में डूबा हुआ था इसलिए खुदकुशी कर ली। अरे व्यापारी था तो गरीब कैसे, बताइए? अरे व्यापारी था तो गरीब कैसे हुआ? अरे कर्जे में डूबा हुआ था तो भीख मांग लेता, हैं? तो हम मानते कि वो गरीब था, हैं? वरना बीवी बच्चों को भी बैठा लेता, हैं? मरने की क्या जरूरत है भैया, बताइए? हमारे देश में भीख गरीबों को तो मिल ही जाती है, क्यों मिल जाती है ना, है? किसी भी मंदिर मस्जिद के आगे बैठ जाता है। आपके जैसे नेता लोग ही गरीब लोगों को मंदिर के बाहर भीख मंगवाएंगे। अरे काहे नहीं करवा भैया, इनके तरह पॉलिटिक्स थोड़ा खेलेंगे। आओ लटको और खेलो पॉलिटिक्स वाला गेम, है? चलिए। पॉलिटिक्स तो आप खेल रहे हैं। अरे कहाँ खेल रहे भैया, हम तो रोजगार दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप व्यापारी आपका सब कर्जे में डूब चुके, तो जाइए भीख मांगे, पैसा कमाइए। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश के नेता लोग सिर्फ भीख मांगने वालों को ही गरीब समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज हमारे देश में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा गरीब है। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा, सुन लीजिए, मिडिल क्लास में भी राजनीति खेलेंगे। भविष्य के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपना मकान जरूर गिरवी रख सकता है, कर्ज पे जरूर डूब सकता है। क्या करे वो? क्या करे? क्या रे? क्यों नहीं करे? अरे गरीबों के लिए हमने कितनी सारी योजना चलाई इस देश में। नहीं तो भीख मांग ले, मांग के कमा ले, मरने की क्या जरूरत है? लेकिन टैक्स सिस्टम बहुत सही काम करता है। 50 तरह के टैक्स व्यापारी को इस तरह से जकड़ के रखते हैं कि धंधा चले चाहे ना चले, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट से टैक्स जरूर भरवाओ। टैक्सों पर राजनीति उठाएंगे, लोगों को तो बस राजनीति उठाना है। टैक्स खत्म करेंगे, मिडिल क्लास पर राजनीति उठाएंगे, बर्बाद करके रखेंगे देश को। ये अरे ये कांच बनाएंगे। उल्टी सीधी घपले वाली योजनाएं कैसे चलेंगी? कौन सी घपले वाली योजना? करोड़पति और अरबपति विधायकों की 5-5 गुना तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी? सड़कों और पुलों के ठेकों में 50% की दलाली कैसे खाएंगे नेता लोग? तो व्यापारी लोगों ध्यान से सुनो, तुम चाहे जियो चाहे मरो, चाहे अपने बीवी बच्चों से भीख मंगाओ चाहे खुद मांगो, लेकिन सरकार की उल्टी सीधी योजनाओं के लिए टैक्स जरूर भरो, नहीं तो सरकार ऐश कैसे करेगी? तो आप 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे तो चुनाव प्रचार के लिए अरबों खरबों कैसे खर्च करेंगे ये नेता लोग? कदम बढ़ा तू, देखना पीछे कहाँ खड़ा तू, कर पूरी जिस्म पे अड़ा तू, दुश्मन से दुश्मन को लड़ा तू, मुश्किल से ना तू घबराना, चल पड़ा है चलते जाना, रुकने का ना देख ठिकाना, सामने भेद निशाना, तू लाएगा राम राज, तू लाएगा राम राज, तू लाएगा राम राज, तू लाएगा। तुझे ही पुकार रहा है, तुझको युद्ध ललकार रहा है, गीता का ये सार रहा है, धर्म से संसार रहा है, और तू अपनी मान न लेना, जीत है तेरी जान तू लेना, परिवर्तन को ठान तू ले, दृढ़ युद्ध है जान तू लेना, तू लाएगा राम राज, तू लाएगा राम राज, तू लाएगा राम राज, तू लाएगा।
कदमों के तेरे निशान ढूंढेगा सारा जहां। आग के सैलाब लाती है चिंगारियां, ये हौसला टूटे ना, ये रास्ता छूटे ना, विश्वास ये जगा लोग ने है ये लगा। तू लाएगा राम राज्य, तू लाएगा राम राज्य, तू लाएगा राम राज्य, तू लाएगा। सुबह के 8 बजने को हैं। आप देख रहे हैं PI न्यूज। आपके साथ मैं हूं आकृति भार्गव और सिर्फ 1 मिनट को और इंतजार। 1 मिनट के बाद ईवीएम से ये बातें आना शुरू हो जाएंगी कि अब की बार देश में किसकी सरकार, और PI न्यूज जगह रखी है इसके लिए खास तैयारी। आप मेरी बाईं तरफ देख पा रहे हैं, देश की 544 लोकसभा सीटों पे कितनी आएंगी गरीब पार्टी को, बीजेपी आएंगे प्रांतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी जाएंगी, क्या इस बार राज सत्ता पार्टी 50 से ज्यादा ला पाएगी, और लोक कल्याण पार्टी क्या कमाल दिखाएगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। नीचे हम आपको लो बार में दिखा रहे हैं वो कौन कौन सा दिग्गज है जिनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर। 543 सीटों पर 9458 वो उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत, जिनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर। सबके दिल की धड़कनें पूरी राहत बढ़ी रही होंगी, नींद भी आई होगी बड़ी मुश्किल से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रांतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर हमारे सहयोगी मयंक हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। बीजेपी के नेता और उनके कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जश्न की तैयारी के लिए मौजूद हैं। डोल नगाड़े बीजेपी के ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं, ट्रक भरकर पटाखे मंगाए गए हैं। बीजेपी के नेता देखिए बड़े आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि सुरेंद्र भाई लोधी के नेतृत्व में देश में दोबारा उन्हीं की सरकार बन रही है? अभी ये कहना जरा जल्दबाजी हो गया आकृति। गरीब पार्टी के नेता श्याम भारती की तस्वीरें देखिए, मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे दंडवत लेते नजर आ रहे हैं। माफ कीजिए, बीच में रोकना पड़ रहा है, पर पहला रुझान सामने आ चुका है और रुझानों के हिसाब से बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है। हालांकि खाता देखिए बीजेपी का खुला है, गरीब का नहीं। तो पहले रुझानों के हिसाब से प्रांतीय जनता पार्टी आगे है और देखिए 3 सीट पर प्रांतीय जनता पार्टी आगे हो गई है और अब 1 सीट पर गरीब पार्टी ने भी बढ़त बना ली है और अब 3 सीट पर गरीब पार्टी भी आगे हो गई है। 2020 का मैच चल रहा है। बहुत जल्दी नतीजे सामने आ रहे हैं। 8-3 का स्कोर है। राज्य सत्ता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है अभी। और देख लीजिए अब राज्य सत्ता पार्टी का भी खाता खुल चुका है। रुझानों पर 1 सीट पर रुझानों के हिसाब से आगे और राज्य सत्ता पार्टी को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली होगी। और लोक कल्याण पार्टी का भी खाता खुल गया है। देखिए बड़ी खबर ये देखिए, एक बड़ी खबर ये देखिए, राज्य सत्ता पार्टी के मुकेश शर्मा पश्चिमी दिल्ली के निकटतम प्रतिद्वंदी गरीब पार्टी के सुशील शर्मा ऋतुराज से 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से सोनाक्षी लेखी, नई दिल्ली सीट से सोनाक्षी लेखी प्रांतीय जनता पार्टी के कद्दावर सीनियर लीडर गरीब पार्टी के उम्मीदवार राजेश पंडित से 61,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और गरीब पार्टी के मुखिया श्याम भारती उत्तर प्रदेश की बांदा लोकसभा सीट से 1,15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंतिम पात्रा जी, क्या अभी भी आपको उम्मीद दिखाई देती है? ऐसे रुझानों को देखते हुए सारे प्रांतीय जनता पार्टी के दिग्गज पीछे चल रहे हैं। आकृति जी अभी तो रुझान ही चल रहे हैं। एक मिनट में आपको रोक रही हूँ अंतिम पात्रा जी। 100 के आंकड़े पर पहुंच गई है गरीब पार्टी, 101 पर पहुंच गई है। 165 सीटों की रुझान है जिसमें अब 104 पर है गरीब पार्टी, 34 पर है बीजेपी, 22 पर है राज सत्ता और 7 पर है लोक कल्याण पार्टी। अभी तो राउंड फर्स्ट ही चल रहा है, मेजोरिटी में गरीब पार्टी आ सकती है। अभी जिस तरीके के ट्रेंड आ रहे हैं, अगर इन्हीं को रिजल्ट्स में बदल दें तो 350 से ऊपर तक जाएंगी इनकी सीटें। अभी जो रुझान आ रहे हैं या जो रुझान आप यूपी से हमें बता रहे हैं, यूपी बिहार के रुझान अगर आप हमें पहले बता दें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यूपी बिहार की देखिए 22 सीटों पर अभी गरीब पार्टी आगे चल रही है। और कितनी सीटों का रुझान आया है वहाँ से? टोटल 26 सीटों में अगर यूपी में 26 सीटों से अगर 22 पे बढ़त है उनकी और यूपी बिहार में 120 में से 100 पर बढ़त है गरीब पार्टी की, तो गरीब पार्टी अपने दम पर 350 की सीटें ले जाएगी। बिहार में 9 में से 7 पर आगे चल रही है। 9 में से 7 पर आगे चल रही है और बिहार से लोक कल्याण पार्टी 100 सीटों से आगे चल रही है। और साउथ के स्टेट्स का क्या रुझान है? लगभग सभी राज्यों से गरीब पार्टी आगे चल रही है। दक्षिण के राज्यों में भी गरीब पार्टी, दक्षिण हो या पूर्वोत्तर, असम, बंगाल, नागालैंड हो या आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी गरीब पार्टी बाकी सभी पार्टियों से बढ़त बनाए हुए है। अगर ऐसा ही ट्रेंड देश में चलता रहा तो गरीब पार्टी 390 से 400 तक सीटें पा लेगी।
और अब ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार हो जाइए। गरीब पार्टी ने 200 का आंकड़ा छू लिया है, बहुमत से 72 की दूरी। 280 सीटों के रुझान अब तक आए हैं। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि 280 के रुझान में ही गरीब पार्टी अब 201 का आंकड़ा छू लिया है। बीजेपी मात्र 35 पर अटकी पड़ी है। राज्य सत्ता पार्टी महज 18 सीटों पर बढ़त और लोक कल्याण पार्टी सिर्फ दहाई के आंकड़े पर भी नहीं, 7 सीट और अन्य के खाते में 4। असुरक्षित भारत, असहाय भारत, पीड़ित भारत हमारे देश में बहुत ही सार्थक माहौल बन गया था श्याम भारती जी की अगुवाई में। आशा का, उम्मीद का, विश्वास का। देश की ये तस्वीर अब जो उभर कर आ रही है वो क्या कहती है? देश की ये तस्वीर साफ बताती है कि गरीब पार्टी ने हर तरह से कब्जा कर लिया है। 425 543 सीटों में से हर जगह यही हाल है। हर जगह एक तरह से पूरी तरह से बेआबरू होकर तमाम प्रांतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को नकारा है देश की जनता ने। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र। मुस्लिम बहुल क्षेत्र आप उन क्षेत्रों को कह रहे हैं जहाँ पे 30% या उससे ज्यादा वोट बैंक है। देख लीजिए, ये साफ बताता है कि राज्य सत्ता पार्टी के साथ जितने भी मुस्लिम मतदाता थे वो साथ छोड़कर चले गए हैं गरीब पार्टी के साथ। तो आइए अब हम आपको दिखा देते हैं श्याम भारती जी गरीब पार्टी के नेता कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कदर मुझ पर विश्वास जताया है, उनके उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। देश में राम राज अब हर हाल में स्थापित होगा, वो भी 6 महीने के अंदर। अब आएगा राम। बहुत मुश्किलों का सामना किया श्याम भारती ने। तो आइए अब हम आपको दिखा देते हैं किसको कितनी सीटें मिली। प्रांतीय जनता पार्टी के लिए अब एक रिसर्च का विषय बनना चाहिए, क्योंकि अगर आज पूरी देश की जनता किसी पार्टी के साथ है तो वो है गरीब पार्टी। कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जनता का फैसला PI न्यूज। सर, आपका जनता से किया गया सबसे बड़ा वादा 6,500 रुपए हर महीने हर एक के खाते में देने का, क्या ये पूरा होगा? हर हाल में पूरा होगा। अंतिम पात्रा जी, 425 543 सीटों में से गरीब पार्टी को, क्या ये परिणाम आपके लिए चिंता का विषय नहीं बनना चाहिए? जी, जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं स्वाभाविक है, बड़ी चिंता का विषय है। अंतिम पात्रा जी, मेरा अगला सवाल, आप इस इलेक्शन में पूरी तरह से एक्टिव रहे हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, चूक कहाँ पर है? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसी क्या गलती कर दी। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने देश का विदेशों में नाम नहीं किया? क्या उन्होंने गरीबों के लिए एक से बढ़कर एक योजना नहीं बनाई? क्या उन्होंने देश को आर्थिक स्थिति में नहीं सुधारा? क्या वो देश के चौकीदार बनकर नहीं चले गए? कर रहे हैं, ये बात सुनिए, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहा गया था कि काले धन का पैसा लोगों के अकाउंट तक पहुंचेगा और उसके बाद कह दिया गया ये तो एक जुमला था। अब जनता कंफ्यूज हो गई है, ये प्रांतीय जनता पार्टी है, प्रांतीय जुमला पार्टी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार देश के हर नागरिक ने सोच समझकर वोट दिया है और इस संदेश दिया है उस 90% गरीब और मिडिल क्लास जनता ने, जिसको आपकी पार्टी उसकी औकात दिखा रही थी? क्या आपको नहीं लगता उसी गरीब और मिडिल क्लास ने एकजुट होकर आज आपकी पार्टी को उसकी औकात दिखा दी है? देखिए आकृति जी, थोड़ा धीरज तो रखना ही पड़ता है। अगर देश की जनता थोड़ा धीरज रखती, हाँ धीरज, तो हाँ ठीक है धीरज, अब धीरज ही रखेगी जनता, अब धीरज ही रखेगी जनता। पर जब पता चले जो वादे किए गए थे वो जुमले थे, तो सवाल करेगी ही देश की जनता। देखिए, हमारी सरकार बनने दीजिए, 1 महीने के अंदर ही आपको सारे वायदे पूरे होते हुए नजर आएंगे। देखिए, अब तक प्रांतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसमें गरीब और मिडिल क्लास के लोग काफी बेबस और लाचार हो गए। जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है, पूर्ण बहुमत। अब हमें अपने वायदे को पूरे करने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। 4 दिनों के अंदर अंदर आपको हमारे सारे वायदे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपकी पार्टी के अंदर जो नेता उनकी तरफ से भी क्या करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के अंदर या बाहर हमारे पार्टी के नेताओं की निजी संपत्ति अगर इन 5 सालों में 1 रुपए का भी इजाफा हो गया तो इसे घनघोर अपराध माना जाएगा। पूछिए। गरीब पार्टी ने सभी विरोधियों के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। देश में बीजेपी लुप्त हो गई है और राष्ट्र सत्ता पार्टी पूरी तरह से विलुप्त। देश में न तो लोधी जी का मैजिक चला, न राष्ट्र सत्ता पार्टी का करिश्मा। सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। 2014 में 325 सीटें जीतने वाली प्रांतीय जनता पार्टी महज 68 सीटों पर ही पूरी तरह से सिमट गई और राष्ट्र सत्ता पार्टी के हाथ आई महज 32 सीटें। लोक कल्याण पार्टी को जहां सिर्फ 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा है,
देश के नतीजों से बड़े बड़े सियासी पंडित बहुत चक्के हैं। अभी कुछ ही देर पहले श्याम भारती और अब्दुल अली निकले हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करके। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन से नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनकार कर रहे हैं श्याम भारती ने। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि वो शपथ ग्रहण समारोह देश के किसी अति पिछड़े हुए गाँव में जाकर जनता के बीच करना चाहते हैं। मैं श्याम भारतीय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं श्याम भारतीय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समयहक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने एक अति पिछड़े हुए गांव में जाकर गरीब गांव वालों के बीच पहुंचकर अपने पद ग्रहण की शपथ ली। किसी भी तरह के दिखावा में हमें विश्वास नहीं है, हमें सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम। अब बताइए, जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है, दिखावे के लिए सिर्फ नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको सत सत नमन। आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे पूरा करने के लिए आज दिनांक 28 मई 2019 सुबह 10 बजे से संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए मैं देश में 2 महीने के लिए इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा करता हूं। इस इमरजेंसी लगाने के पीछे मेरा मकसद देश से राज्य महासभा और प्रदेशों से विधान महापरिषदें हमेशा के लिए समाप्त करने का है। कश्मीर से धारा 370 हटानी है और तमाम नए कानून बनाने हैं। इसलिए इमरजेंसी का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। प्यारे देशवासियों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इससे आम जनता को किसी तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, ये बेरोजगार हो रहे राज्य महासभा सांसदों ने और MLCs ने अगर ज्यादा हो हल्ला नहीं किया तो ये इमरजेंसी हम 10 दिन के अंदर ही समाप्त कर देंगे। तो अभी आपने सुना प्रधानमंत्री श्याम भारती जी का राष्ट्र के नाम संदेश। हड़कंप मच गया है विरोधी पार्टियों में। विरोधी पार्टियों के नेता जो इस वक्त राज्य महासभा में बहुमत में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। इमरजेंसी का डर सता रहा है उन्हें, इसलिए वो चाहकर भी अपनी कुर्सी जाने का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और इमरजेंसी का विरोध वो करे भी तो कैसे, क्योंकि चुनाव पूर्व गरीब पार्टी के मैनिफेस्टो में ही ये प्रोग्राम था। इस देश की जनता ने उनके इस फैसले पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें प्रधानमंत्री जो चुना है। फिर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो उन्हें तानाशाह प्रधानमंत्री की संज्ञा दे रहे हैं। तो आइए, स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रांतीय जनता पार्टी के अशोक तिवारी जी, राजसत्ता पार्टी से सुमन झा, लोक कल्याण पार्टी से राजकुमार पासवान और गरीब पार्टी से मृत्युंजय जायसवाल जी। PI न्यूज की आज की इस चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अशोक तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि आपकी पार्टी के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा जा रहा है, बीजेपी से अशोक तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पूजा जी, जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगाने की बात की जा रही है, उसे तानाशाही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप ही बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ। आप
आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही मैं तानाशाह कह रही हूँ प्रधानमंत्री को। यहाँ सवाल पूछना मेरा काम है, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। आप दीजिए, आप जवाब दे ही कर रहे हैं। आप तो उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं सीधे तौर पर आप ही के जवाब पर आ रहा हूँ। पूजा जी, 5 वर्ष तक प्रांतीय जनता पार्टी ने इस देश में सफलता पूर्वक सुरेंद्र भाई लोधी के नेतृत्व में सरकार चलाई है, और उस दौरान हमने भी तमाम राजनीतिक कठिनाइयों का सामना किया, और हमारे प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल के दौरान राज्य महासभा में हम भी अल्पमत में थे, फिर भी किसी न किसी तरह से हमने दोनों सदनों में जीएसटी बिल को पास करवाया, और हमारे लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष पहले हमने राज्य महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। 1 मिनट जायसवाल जी, 5 वर्ष तक इस देश में सफलता पूर्वक सरकार चलाई है, और तानाशाही दिखाते हुए कभी हमने इमरजेंसी का सहारा नहीं लिया। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, यहाँ मेरे काबिल दोस्त अशोक तिवारी जी ये बात खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी सरकार के कार्यकाल में जीएसटी बिल सिर्फ राज्य महासभा के अड़ंगे कारण 4 साल तक लटका रहा। अब मैं देश की जनता से जानना चाहूंगा कि क्या चोर दरवाजे से आए राजनेताओं को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो देश के विकास के लिए बनाए जाने वाले नियमों और कानूनों में अपनी टांग अड़ा सके? बताइए मुझे। संजय जायसवाल जी, आप स्वीकार करते हैं ना कि जीएसटी बिल को हमने पास करवाया? बिल्कुल पास करवाया, लेकिन पूरे 4 वर्ष लग गए आपको। पूरे 4 वर्ष में आपने पास करवाया है। लेकिन हमने कोई तानाशाही दिखाते हुए आपकी तरह इमरजेंसी का सहारा नहीं लिया था। तिवारी जी, इमरजेंसी लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, सामर्थ्य नहीं था आपकी सरकार में, नपुंसक थी आपकी सरकार। गलत शब्दों का उपयोग मत कीजिए। मैं किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी हमारे चुनाव के मैनिफेस्टो में ही था, और इसीलिए जनता ने हमें पूर्ण बहुमत से जिताया है। जी, मुझे भी यही लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं मृत्युंजय जी। राज्य सत्ता पार्टी से सुमन जी मौजूद है हमारे साथ। जी सुमन जी, आपकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को इमरजेंसी लगाने के पीछे तानाशाह कहा जा रहा है, जबकि आपकी पार्टी ने 70-80 के दशक में 19 महीने तक इमरजेंसी लगाई थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए पूजा जी, उस समय देश के हालात इतने खराब थे कि उस समय की स्थिति को देखते हुए हमारी प्रधानमंत्री जी ने देश हित में ये निर्णय लिया था, और फिर उसका खामियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा था। जनता ने अगले चुनाव में करारा जवाब दिया था इमरजेंसी के खिलाफ, और हमारी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता कभी भी इमरजेंसी को स्वीकार नहीं कर सकती, और हम इस नई चुनी हुई सरकार को मनमाने फैसले नहीं लेने देंगे, हर किसी नहीं लेने देंगे। सुनिए, उस दौर में जो आपकी सरकार में 19 महीने तक इमरजेंसी लगाई थी उसमें, और अब जो इनकी सरकार इमरजेंसी लगाने की बात कर रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? उस इमरजेंसी के बाद अगले चुनाव में जनता ने आपको करारा जवाब दिया था, ये आप खुद स्वीकार कर रही हैं। जी। जबकि उसी मुद्दे पर जनता ने इनकी सरकार को अपार समर्थन दिया है, फिर भी आप इससे तुलना कर रही हैं। उस दौर में आपकी सरकार ने मीडिया तक को सेंसर कर दिया था, अखबारों के ऑफिस की लाइट तक काट दी गई थी, पूरे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। जबकि यहाँ तो प्रधानमंत्री सिर्फ 2 महीने के लिए इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ राज्य महासभा और विधान परिषदों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और कुछ नए कानून बनाने के लिए। मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम आपकी पार्टी को तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्यों एतराज नहीं होना चाहिए, जब हम कह रहे हैं हमें अनुभव है इस देश को चलाने का। हम आखिर 50 साल से भी ज्यादा शासन किया हमारी पार्टी ने इस देश में। लेकिन 50 वर्षों में आपने किया क्या है? आप अपने 5 वर्षों का हिसाब बताइए, हमारे 50 वर्षों को मत देखिए। हमने बहुत कार्य किए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी पार्टी से ज्यादा अनुभव और किसी अन्य पार्टी को नहीं है इस देश में सरकार चलाने का। यही इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि आपने 50 साल तक राज किया इस देश पे। क्या कह रहे हैं? अरे दुर्भाग्य ये नहीं, दुर्भाग्य तो वो है कि इस देश की बेवकूफ जनता ने इस गरीब पार्टी को चुन लिया है। सुमन जी, देश को ये गरीबी आप ही की देन है। सुमन जी, हमारी देन है। देश के राष्ट्रीय चैनल पर है आप, पूरा देश सुन रहा है आपको। सॉरी, मैं पूरे देश की जनता को बेवकूफ नहीं कह रही हूँ। अरे मैं तो उन गरीब फटेहाल लोगों को बेवकूफ कह रही हूँ जिनके वोटों से ये गरीब पार्टी सत्ता में आती है। यही मैं कह रहा हूँ कि वो गरीबी फटेहाली वो आप ही की पार्टी के देन है, ये बात मान लीजिए आप। ये क्या कह रहे हैं? ये बार बार कभी दुर्भाग्य कभी गरीबी, ये बात हम नहीं सहेंगे। ये बार बार क्या कह रहे हैं? गरीबी है। हम आपको आपका आईना दिखा रहे हैं जो आपकी पार्टी ने किया है। आपकी देन है। आप बार बार ये शब्दों को मैडम, आप अपना आपा खो रही हैं। हमें गुस्सा मत दिलाइए। आप क्या कह रहे हैं? आपके महिला होने का लिहाज कर रहे हैं आप। क्या लिहाज? अरे महिला होने का लिहाज कर रहे हैं? बिल्कुल, आपकी उम्र और महिला होने का लिहाज कर रहे हैं आप। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? सुमन जी, आप गरीब पार्टी का ये मत लगिए। आप गरीब पार्टी के मुंह पे ना मत लिखिए। छोड़िए, ये बार बार कभी दुर्भाग्य कभी गरीबी। अरे गरीब पार्टी का आपने बनाया है। अरे सुमन जी, दिखाया है। देखिए, जो आपकी पार्टी ने किया वही बताया है हमने आपको। सुनिए, हम कह रहे हैं ना, सुनिए हमारी बात। हमारी पार्टी के बारे में उल जुलूल नहीं बोलिए।
हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो आप आराम से बैठिए ना अपनी जगह पे। हम अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, और हम कह रहे हैं अजी ये नाम की गरीब पार्टी है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ये। बेवकूफ कौन बना रहा है? पासवान, जनता जान चुकी है। अरे आप शांत रहिए। अगर आप गरीब होते तो ये बताइए पार्टी ही कैसे बना पाते? नहीं बताइए। और चुनाव कैसे लड़ पाते? चुनाव के लिए हमें और सच में गरीब होते तो बताइए आप चुनाव जीतते कैसे? अरे तुम पूरे देश को बेवकूफ बना रखे हैं आप। सबको पता है बेवकूफ किसने अरे बनाया। हमें तो घृणा आती है ऐसे लोगों से। मतलब ये कहते हैं, मतलब इमरजेंसी लगाने की बात करते हैं, राज्य महासभा भंग करने की बात करते हैं। अरे इनके बाप में भी दम नहीं है जो राज्य महासभा से हमको बाहर कर सके। गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। गलत शब्द क्या? हमारे भिखारी पार्टी वालों के बाप के पैसे से हम राज्य महासभा सांसद बने। 40 करोड़ रुपए दिए थे पार्टी को, तब जाके राज्य महासभा के सांसद बने हैं। क्या बात? मुझे लगता है जनता खुद सुन चुकी है किस तरह से ये चोर और भ्रष्ट नेता। अरे चोर और भ्रष्ट क्या बोलते? आपकी तो औकात ही नहीं है, आपकी तो औकात ही नहीं है। पासवान जी, मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है। औकात होती है उसके लिए। मुझे पूर्ण बहुमत से जिताया है। अरे पूजा जी, इनकी बात भी देखिए ना, इनकी औकात है नहीं, हमसे बात कर रहे हैं ये। पासवान जी बाहर निकलिएगा तो आपको पता लगेगा। बाहर क्या? आप यहाँ बताइए, आप यहाँ बताइए जो आपको बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा। आप बताइए क्या बता सकते हैं? आप एक गलत शब्द और बोलिए, आप एक गलत शब्द और निकाल के दिखाइए। बोलेंगे। बड़ी खबर, राज्य महासभा सांसदों ने दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के पुतले को जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया। प्रधानमंत्री के पुतले को जलाया गया। इसी बीच प्रदर्शनकारी राज्य महासभा सांसदों ने कुछ गाड़ियों में भी आग लगाई। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर 200 से अधिक राज्य महासभा सांसदों को जेल भेज दिया है। जी मृत्युंजय जी, आपसे मेरा सवाल है, कब तक जेल में रखेंगे आप इन राज्य महासभा के सांसदों को? देखिए, राज्य महासभा को देश से हमेशा के लिए समाप्त किया जा चुका है। तो सबसे पहले तो आप इन्हें राज्य महासभा सांसद क्यों बंद करें? दूसरी बात क्यों बंद करें? जो घृणित अपराध आज इन्होंने किया है ना, उसके लिए अब इनसे अपराधी सलूक ही होगा। अच्छा, मेरा सवाल ये कराएंगे हम शुरू। ये कितनी मनमानी कर रहे हैं। हमें बात करने दीजिए। आपने मेरा सवाल सुना नहीं है। पूछिए। हम ये कह रहे हैं कि अपराधी जेल में कब तक रहेंगे? जब तक ये सुधर नहीं जाते तब तक। ये सुधारेंगे। क्या पैमाना होगा? देखिए, जेल में रहते हुए इनको खेती किसानी के काम में लगाया जाएगा और ये 1 साल तक कृषि उपज का रिकॉर्ड बनाएंगे, तब जाके जेल से छूट पाएंगे। आप राज्य महासभा के सांसद से कृषि करवाएंगे? कैसे करवाएंगे आप? दिखाइए आप कैसे कराते हैं। हम भी देखते हैं कैसे कराते हैं। आप बताइए, आप मतलब किसी को आप कैसे खेती करवाएंगे? सांसद है हम, सांसद। जब करेंगे तो देखिएगा। और अगर इन्होंने खेती किसानी का काम करने से इनकार कर दिया तो मैडम फिर इनसे जबरदस्ती बैलों की तरह खेती करवाई जाएगी, क्योंकि चर्बी तो हर हाल में इनकी छाटनी है। पूजा जी, आप निकलिए, आप स्टूडियो से बाहर निकलिए, फिर बताते हैं आपको। चर्बी बताई जाएगी आपके बारे में। अभी आप ना गरीब जो भिखारी पार्टी बना रखी है ना, अभी देखा नहीं है आपने। क्या बोले? अभी आपको पता नहीं है। चिल्ला लीजिए पार्टी के बारे में। क्यों चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे। अभी आपको पता ही नहीं है। अभी आपको पता ही नहीं है हमारे पार्टी के बारे में। हार का जश्न मना लीजिए। जश्न क्या? पार्टी बनाई है, हमको पता है कैसे पार्टी बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है पार्टी, हमें पता है। जनता देख रही है आपके पागलपन को। चिल्लाइए और चिल्लाइए। तुम जैसे गरीबों को ना ऐसे खरीद लेते हैं हम लोग। अब पेट्रोल की आयात में कैसे कमी है? हमने सिटी बस और मेट्रो के किराए में 90% की कमी कर दी है। इससे पेट्रोल की खपत कम होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और साथ में पॉल्यूशन भी कम होगा। आज बिहार के गया जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक का नाम राजीव सचदेवा बताया जा रहा है। जय हिंद सर। डीसीपी प्रियंका। यस सर। मैं क्या सुन रहा हूँ ये रोड रेज राजीव सचदेवा मर्डर केस के बारे में। इसका केस आप अपने हाथ में लीजिए। यस सर, आई टेक ओवर द केस। मुझे जल्द से जल्द ये केस सॉल्व चाहिए। साले को पूरी रात इतना मारो कि कुछ टूटे भी ना और कुछ बचे भी ना। बस सुबह तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। सर, लड़की को अरेस्ट तो कर लिया है, पर उससे अपनी माँ के नेता होने का बहुत गरूर है। अच्छा। और कुछ कॉल्स आई हैं मेरे पास नेताओं की।
12th क्लास का स्टूडेंट था जिसका मर्डर किया उसने। आपको किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मुझे रिपोर्ट करिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है। किसी से भी भेदभाव नहीं, अमीर हो या गरीब, सबको फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ आज कुछ नए कानून भी लागू किए गए हैं, जिससे बताया जा रहा है कि भारत ने इजराइल के साथ बॉर्डर की सिक्योरिटी को एडवांस करने के लिए एक डील की है, जिसमें जवान सीमा पर खड़े नहीं रहेंगे बल्कि अब मशीन बॉर्डर पर पहरा देंगी, जिसको पूरा मॉनिटर और कंट्रोल आर्मी बेस से किया जाएगा। अब किसी भी जवान को सीमा पर अपनी जान गंवाने का खतरा नहीं रहेगा। ये इजराइल में सच में बोलो जवान लोग बॉर्डर पर शहीद नहीं होता क्या? अरे हाँ बे, वहाँ पे बॉर्डर पे कोई जवान खड़ा नहीं रहता। वहाँ पे बॉर्डर का सारा जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम पे बेस्ड होता है। तुमको आसान भाषा में पता है, वहाँ पे रोबोट, रडार, कैमरे और बड़े बड़े सेंसरों से बॉर्डर पे नजर रखी जाती है। इसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो कंट्रोल रूम से होता है, समझे? क्या बात कर रहे हो बे? कैमरा और इंसानी नजर में बहुत फर्क होता है। क्यों सर, तुमको मजाक लग रहा है क्या? और क्या लग रहा है? वहाँ की सिक्योरिटी का मुकाबला आज तक कौनो देश नहीं कर पाया। सेंसर से 15 मीटर की दूरी पर अगर कोई परिंदा भी आ गया ना, तो उसको पता भी न लगे कि गोली चली कहाँ से। साला तुमको बहुत पता है सब के बारे में। हाँ बे हटो बे, तुम साला दिन भर फोन पे बतकाई करते रहना, ज्ञान की बातें मत देखना कभी तुम, ठीक है? तुम ही कहना चाहते हो अगर ई व्यवस्था हमारे देश में लागू हो जाए तो कोनो जवान लोग बॉर्डर पर शहीद नहीं होगा? अरे हाँ, यही तो कहना चाह रहे थे हम। कुछ ये देश का प्रधानमंत्री जो है ना, वो तो ठाए ठाए पैसा ले रहा है। अब बॉर्डर पे लगेंगे सेंसर, हथियार चलेंगे कंट्रोल रूम से, और हमारा कोई जवान शहीद होने का कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान का भी ठाए ठाए होगा। हाँ, अब पाकिस्तान का भी होगा ठाए ठाए दुश्मनों का। अरे जयराम जी की भैया सबन को। अरे जयराम जी की भैया, क्या हाल है? बढ़िया भैया। और क्या बात है, तुम लोग भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हो भैया। भैया दुष्ट तो तुम भी लग रहे हो। अरे बात है ऐसे भैया। अरे भैया खुश तो सारा गांव है। अच्छा, हमारे घर में पता है क्या हाल है? सब खुशी के मारे नाच रहे हैं। क्या है? तोरी भौजाई फिर से बैठ जाएगा। अरे भैया हम कह रहे थे हमारे घर में पता है कितना जने हैं? 8। और खाता में कितना पैसा आया है? कितना भैया? बता देंगे तो बौखला जाओगे। बतिया तो ऐसे रहे हैं जैसे बिना पूछे बताइएगा नहीं। अरे भैया बताएंगे काहे नहीं, इतनी बात खुशी की तो बात है। तो बताओ ना। पूरे 52,000। 52,000? अरे भैया यही खातिर खुश हो गए हम नाच रहे हैं। अब जानते हो हमारे परिवार में कितना जन है? पूरा 10। और सबन के खाते में कितना पैसा आया है? कितना भैया? 6,500। अरे कुल मिला के 65,000। अरे वाह, अब तो हर महीना आएंगे भैया। जी भैया, ये तो कृपा है हमारे प्रधानमंत्री जी की भैया। अब हमारे गांव की हालत सुधर जाएगी भैया, और हमारी गरीबी तो छूमंतर हो जाएगी भैया। अच्छा भैया, जयराम जी की चलत है वो का है ना, तो हर भौजाई को शॉपिंग कराना भैया। और हाँ, अपनी बिटिया का एडमिशन कराएंगे भैया बहुत अच्छे से। चलता है भैया जयराम जी की। जा ससुर पैसा आके भौजाई शॉपिंग कराते हैं। अरे भैया हम चलते हैं, हमको भी 2 बैल खरीदना, ट्रैक्टर। अपने बच्चे का दाखिला करवाएंगे प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में, समझे? अच्छा भैया चलते हैं। राम राम भैया, मिलते हैं बाद में। जय राम जी भैया। आज 1 जून 2019 का वो ऐतिहासिक दिन है जब पहली बार देश के इतिहास में सभी देशवासियों के खाते में एक साथ 6,500 रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। गरीबों के नाम पर चलाई जा रही तमाम योजनाओं को बंद करके सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे सरकारी खजाने में बिना कोई बोझ डाले ये जो कार्य हुआ है, उससे देश के गरीब और मिडिल क्लास की जनता में जबरदस्त खुशी का माहौल है। देश में किस तरीके का उत्साह है, आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। ये देखिए यूपी के गांव वालों में लोगों की खुशी, और ये देखिए दिल्ली जैसे शहरों में लोगों की खुशी। अमूमन पूरे देश में जहां भी हमारे सहयोगी अपने कैमरामैन साथी के साथ पहुंचे, हर जगह हर एक की जुबान में यही आया कि अब उन्हें उनके हक का पैसा, गरीबों की योजनाओं का पैसा उन तक सही मायनों में पहुंचा है। 100% टैक्स फ्री कर दिया, इसके पीछे क्या वजह है? चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए था। हमारी सरकार ने इस पर सोचा है। अब देखिए, सिनेमा, थिएटर, ये मनोरंजन का जो माध्यम है, ये हमारे गरीब और थकी हुई जनता के चेहरे पर मुस्कान लाती है। बस उस
मुस्कान को और बढ़ाने का प्रयास हमारे थिएटर और सिनेमा वर्कर किस हालात में अपनी जिंदगी, अपना खून, अपना पसीना दे करके आपको इंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं और आपको मैसेज भी देते हैं। जितना सिनेमा मालिक को जरूरत है उतने का टिकट कटाए, उस पर जब हम टैक्स लाभ देंगे तो उसका पब्लिक को देनी पड़ती है, इसलिए एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं। आप लोग काफी खुश हैं। गरीब पार्टी जिंदाबाद, गरीब पार्टी जिंदाबाद। तो अब एनजीओस पर कस दी जाएगी पूरी नकेल। किसी भी एनजीओ को नहीं मिलेगी अब सरकारी धन की कोई सहायता। आज तक जितने भी एनजीओ ने सरकारी धन किसी भी तरीके से प्राप्त किया है, होगी उसकी कड़ी जांच। ब्याज सहित लौटाना होगा सरकारी खजाने से लूटा हुआ धन, वरना जाना होगा जेल। इस क्लास का टीचर कौन है? ये कौन है? कौन है ये? आप कौन है साहब? क्या नाम है आपका? बाहर जाइए आप। चलो बाहर करें। कब से टीचर हैं आप यहाँ? सर जब से स्कूल खुला है तब से यही हूँ। स्कूल नहीं, स्कूल। प्रोनाउंस इट परफेक्टली। स्कूल। ये क्या लिखा है आपने? स्कूल। स्कूल होता है, स्पेलिंग गलत है, आपको पता है? कहां तक पढ़ी हैं आप? ये ग्रेजुएट है आप? यही ग्रेजुएशन है आपका? सारे के सारे स्पेलिंग गलत है। अब तक सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है आप। पूरे देश को बर्बाद किया आप लोगों ने। You're not fit to be a good teacher. यहाँ का प्रिंसिपल कौन है? इनके प्रिंसिपल को लेकर आइए। आप प्रिंसिपल हैं? नमस्कार। ये टीचर हैं आपकी ग्रेजुएट, ये स्पेलिंग पढ़ा रही हैं बच्चों को। बच्चों की तो सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी और इससे पहले कह रही है स्कूल के बिगिनिंग से है ये। ऐसे टीचर को आपने कभी चेक नहीं किया? इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए आप। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं मैडम। आपने ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं? कितने टीचर्स हैं इसमें? आपने कभी ये डॉक्यूमेंट्स चेक भी नहीं किए? हद हो गई, स्कूल चला रही हैं आप। साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो गिल्टी। आप भी दोषी हैं। आपने पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ रखा है। आपने कभी चेक नहीं किया कि क्या जानती हैं, क्या बच्चों को क्या पढ़ाती हैं? आपको खुद विजिलेंट होना चाहिए था। आप ये सारे डॉक्यूमेंट जब्त कीजिए, पूरा चेक कीजिए। अरेस्ट है। नहीं, अरेस्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। आज तक ऐसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे लोगों को जेल भी होगी। अंडरस्टैंड? और पूरे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। देखिए, मैंने फैसला किया है कश्मीर से धारा 370 हमें हटानी है। क्या क्या कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे उनका मुकाबला करेंगे, ये आप लोग मुझे बताइए। सर, अब धारा 370 क्या करने जा रहे हैं? अब धारा 370 को हटा सकते हैं। इतनी सरकारें आई, अभी तक जो काम नहीं हुआ उसको करने आप जा रहे हैं। कैसे करेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। धारा 370 हमारे संविधान में अस्थायी है, इसलिए आप हटा सकते हैं। पूरा देश आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं ना, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कश्मीर से 370 धारा हटाना जरूरी था। कश्मीर प्रॉब्लम का बस यही एक उपाय है, बस। कुछ नहीं, ताना सहायक को समाप्त करना जो जी नंबर 4 पर आता है। देश में हो रहे देश की जनता कितनी खुश है, कितना विकास कर रहा है। नहीं प्रकाश जी, मनमानी करते हैं पूरी तरह से। नहीं योगेन जी, इत्यादि देखिए ना, देश कितना डेवलप हो रहा है। मुहैया कराना
नंबर 7 पर सरकार ने प्राइमरी इस तरह की मनमानी नहीं चलती है डेमोक्रेसी। मनमानी नहीं कर रहा है, सरकारी जिसको मनमानी नहीं कहते। मैं शांत हो जाओ, देखो पहले जापान की शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। नंबर 8 पर सरकार ने सभी देशवासियों का स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला किया है, जिसका प्रीमियम सरकार खुद भरेगी। यानी कि अब किसी भी देशवासी को अपनी किसी भी बीमारी पर अब 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। तो है नहीं आपके लिए बड़े बड़े काम, मतलब देश में शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम मुफ्त। 9वां बहुत बड़ा काम जो सरकार ने करके दिखा दिया है, जीएसटी का टैक्स घटा। 3 महीने हो चुके हैं इस सरकार को जीएसटी को 5% पे फिक्स किए हुए। कितने खुश हैं इस देश के व्यापारी और इस देश की जनता, और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर है। कीमतें भी काबू में हैं, डॉलर का रेट भी कम हुआ है रुपए के मुकाबले, और साथ ही साथ सरकारी खजाने में भी वृद्धि हुई है। सरकार की वित्त मंत्री नाज़रीन खान जिस तरीके से इतने कम टैक्स में देश चला रही है, उससे पूरा देश गदगद है। और 10वें नंबर पर है सरकार का सबसे बड़ा काम, हर नागरिक के खाते में हर महीने 6,500 रुपए देने का। और यह सब मुमकिन हुआ है गरीबों के नाम पर जो देश में योजनाएं चल रही थी उनको समाप्त कर, सरकारी खर्चों में कटौती करके, राजनीति के चोर दरवाजों को बंद करके, और एनजीओज को मिलने वाली सरकारी मदद को भी बंद करके। हालांकि सरकार ने 15 दिनों के लिए देश में आंतरिक आपातकाल लगाया, जो कि इतने बड़े बदलाव के लिए जरूरी भी था। तो क्या आप सरकार के इस 3 महीने के रिपोर्ट कार्ड से खुश हैं? यदि हाँ तो टाइप करें यस, यदि ना तो टाइप करें नो, और भेज दें हमें 7838323279 पर। मैं रजत शर्मा, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आज की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ख्याति पालीवाल ने प्रधानमंत्री पर सेक्सुअल हैरासमेंट का इल्जाम लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव फुटेज, जहां ख्याति पालीवाल कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। आज सुबह 10 बजे पीएम से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था मैंने, जिसमें मैं उन्हें प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किए जाने पर बधाई देने जाने वाली थी, लेकिन मुझसे मिलने के बाद वो मुझे अपने आवाज का शिकार बनाना चाहते थे। ये सुनकर मैं घबरा गई और रोने लगी। जैसी मैं भागने लगी तो उन्होंने बोला कि अब मैंने लीगल कर दिया तो मेरी पाँव में चली हो। ये सुनकर मैं भागने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ वो सब किया। ये तो जिसके बाद खाने के लायक नहीं रही। तो सुना आपने ख्याति पालीवाल का बयान कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनके साथ हैवानियत दिखाई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जगह जगह प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं। हेलो श्याम। हाँ अब्दुल भाई बोलिए। अरे ये सब क्या देख रहा हूँ यार? वो लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या? आप कैबिनेट मीटिंग बुलवाइए। अगर कोई महिला किसी भी व्यक्ति पर यौन शोषण का इल्जाम लगाती है तो उसका नार्को टेस्ट अनिवार्य होगा। और अभी अभी सूत्रों से बड़ी खबर आती हुई, गरीब पार्टी की सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके अनुसार अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट या रेप जैसी घटना कोई घटती है तो उस महिला को 24 घंटे के अंदर नार्को टेस्ट करवाना होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे ख्याति पालीवाल को भी नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि वो सच बोल रही है या झूठ। अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ा रहे कुत्ता साला श्याम भारती है ना, हमारा एक भी दाव सीधा नहीं पड़ने देता, बर्बाद करके रख दिया इसने। PI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज आर्यन। जिस देश के लोग महिलाओं के पवित्रता और उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उस देश का मुखिया, उस देश के प्रधानमंत्री पर यह इल्जाम है कि उन्होंने एक महिला के दामन को दागदार कर दिया।
इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गरीब पार्टी से अब्दुल अलीम साहब, नमस्कार जी। प्रांतीय जनता पार्टी से अंतिम पात्रा, राजसत्ता पार्टी से सुमन झा, नमस्कार, और लोक कल्याण पार्टी से रूही पासवान। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मेरा सीधा सवाल अब्दुल अलीम जी से है जी कि आपकी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले न्याय व्यवस्था में सुधार तथा शीघ्र न्याय दिलाने की बात की थी। क्या उस महिला को न्याय मिलेगा? मिलेगा। तो अब्दुल अलीम जी आप बोलिए। राज जी ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? जब इन्होंने रेप की समस्या के जड़ से समाधान के नाम पर देह व्यापार को लीगल कर दिया था, तभी इन्होंने अपने दिमाग के दिवालीपन का सबूत दे दिया था। मैं तो तभी समझ गया था कि गंदी सोच वाले लोग हैं और हवस के पुजारी हैं। हाँ, जो इंसान महिलाओं की इज्जत सम्मान की बात करता था, आज वही इंसान महिलाओं की इज्जत सम्मान का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। बहुत अच्छी बात कही है आपने। गरीब पार्टी खड़ी है आपके ऊपर ना, कि भारत की जनता के ऊपर। देखिए, हमने सिर्फ कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कही थी, जिसके लिए नार्को टेस्ट और ये लाई डिटेक्टर टेस्ट एक पहला कदम है। ये कंपलसरी है। मान लीजिए कोई महिला मुंह ढांप करके आए और कह दे कि इस व्यक्ति ने हमारा यौन शोषण किया है या रेप किया है, या कल को कोई पीएम ऑफिस में आके इल्जाम लगा दे कि इसने कल मेरा रेप किया है, तो महिला सच बोल रही है या झूठ? उसकी कोई बेबसी नहीं होगी, कोई बेबसी नहीं होगी, विश्वास करके उसकी कोई बेबसी नहीं होगी उस महिला की। क्या प्रश्न है आपका? तरह से बेशरम थोड़ी ना है कि वो सरेआम आके अपने आप को बेइज्जत बिल्कुल नहीं। इन्हें क्या पता है इज्जत और सम्मान क्या होता है? रूही जी रहने दीजिए, इन्हें क्या पता? इनके प्रधानमंत्री पे तो इल्जाम है रेप का, और क्या उन्होंने, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उन महिलाओं की वजह से आज गरीब पार्टी खड़ी है। ये हम सब महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। छोड़ो, मैं क्या बताएं किन सिर्फ वजह से उन आप महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो ऐसे इल्जाम लगाती हैं। तो बिल्कुल सही है, कानून में उसका प्रावधान है। मान लीजिए 10 साल के बाद वो महिला नींद से जगी है कि अरे उनके साथ रेप हो गया। अगर उसका रेप हुआ है तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें नार्को टेस्ट से गुजरना होगा। देखिए, अरे बिल्कुल सही कानून लागू किया है सरकार ने। याद है ना मालती के बेटे के साथ क्या हुआ? अरे वो लक्ष्मी नगर वाली ना? हाँ यार, मैंने भी सुना है। क्या हुआ? एक लड़की ने झूठा इल्जाम लगा दिया उसके बेटे पर। उसके बाद तो देखो दुनिया तबाह हो गई मालती की। पागल होकर सड़कों पे घूमती है इधर उधर। उसके बेटे ने भी जेल में खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी भी सदमे से पागल हो गई कि वो बेकसूर था और 10 साल की सजा काट चुका है। रहने दीजिए अब्दुल, रहने दीजिए, मत कवर कीजिए अपने प्रधानमंत्री को। उस पागल इंसान को मत कवर कीजिए। उसने रेप किया है। ख्याति जी सच बोल रही है, सच बोल रही है ख्याति जी, वो महिला सच बोल रही है ख्याति जी। क्यों कहेगी? वही तो साबित कर रहा है, अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं करती। वही साबित कर रहा है आपको महिलाओं का कि वो महिला सच बोल रही है। महिलाओं का सम्मान अब कीजिए। बिल्कुल सही। अगर आपका जवाब देता हूं मैं, अगर वो महिला सच बोल रही है तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसे सजा मिलेगी। अगर प्रधानमंत्री ने रेप किया है, अगर रेप किया है तो उसे मौत की सजा मिलेगी। इससे बड़ा और क्या बोल दूं? और क्या चाहिए आपको? यही चाहते हैं ना? जी, बात चाहिए कल आपका और आपके प्रधानमंत्री का। रेप किया तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि उस नार्को टेस्ट के जरिए ये पता लगा है कि वो महिला सच बोल रही है या झूठ। देखिए गुन्नू, किसी भी लड़की पे इल्जाम लगाने से पहले अपने भैया और पापा के बारे में सोचिए। प्लीज दी, वो महिला अपनी जगह क्यों नहीं होगा? नार्को टेस्ट सिर्फ आतंकवाद के लिए यूज होना चाहिए। अब्दुल अलीम जी, आपकी सरकार बना दी, गरीब भिखारियों ने पार्टी बना ली। आपकी जो महिला कभी आप देह व्यापार लीगल कर देते, कभी नार्को टेस्ट कर दे, कल को आपको छोड़ कहोगे कि ये भी कर लो। मत छोड़िए। अरे तो संविधान ही बदल दो, संविधान बदल दो, ख्याति पालीवाल को लेकर
तो बस सुबह तक का इंतजार कीजिए। जी बिल्कुल इंतजार है, नार्को हमें इंतजार टेस्ट है। होगा। हम देखना चाहते हैं आपके प्रधानमंत्री को फांसी पर लटकना और लटकेंगे, देखना चाहते हैं। जबरदस्ती और आपका इस्तीफा चाहिए हमें कल। अगर आपने किसी का रेप किया तो आपको फांसी होनी चाहिए। अगर आपने रेप नहीं किया कवर कर रहे हैं और तो आप खामखा फांसी पे चढ़ेंगे। कवर कीजिए। यही न्याय व्यवस्था थी आपकी, यही पर तो मार खा हमारी गए। न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी अब्दुल हलीम जी, बहुत अच्छी। चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक आप है। एक गलत इंसान का साथ दे रहे हैं। ख्याति पालीवाल को आपको लेकर सम्मान चिंतित करना है चाहिए। ये। सुबह तक इंतजार करें, नार्को टेस्ट होगा। अगर वो जो कह रही है सत्य है तो उस आदमी को फांसी होगी, और अगर ये साबित हो गया कि ये किसी साजिश के तहत झूठा इल्जाम लगा रही तो उस महिला को भी तो सजा होनी चाहिए। हमारे देश नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सजा इसका जवाब दीजिए। महिलाओं को सजा देंगे। आप कुछ नहीं कर और रहे अपने हमारे देश प्रधानमंत्री में को, बस पुरुष बचा नहीं रहे हैं, पुरुष बचा कुछ रहे नहीं हैं है। अपनी आड़ में, अपनी फिर पार्टी महिला आड़ में। आपकी पार्टी बन गई, आप मन चाहे जो भी करो। ये गरीब पार्टी महिला और पुरुष दोनों के संयोग से बना है, उनके सपोर्ट से बना है। नहीं तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी आपको नहीं मिली। वही तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं मिली? उन पागल आप इंसानों लोगों ने को क्यों जिन्होंने नहीं आपको मिली? चुन के पार्टी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह के व्यक्ति हैं वो खुद चाहते हैं आपके प्रधानमंत्री को। जी बिल्कुल, मीडिया बता रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है आपके प्रधानमंत्री गुणगान गा रही है। कहेंगे एक लड़की कोई फरियाद अगर आप लेके वहाँ झूठे गई। हैं तो चुप रहेंगे, और अगर गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, तो आपको सजा मिलेगी। सीधी सी बात है। नार्को टेस्ट होने दीजिए, इसमें आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? अब्दुल जी आराम से थोड़ा पानी पी लीजिए। अंतिम पत्र जी अभी आपकी तरफ आते हैं, तो आप बताइए अभी जो अब्दुल हलीम जी ने कहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राज जी मैं तो हैरान हूँ, मैं तो तब से अब्दुल जी को ही देख रहा हूँ, तो परेशान हूँ कि ये सच्चे मुसलमान हैं भी या नहीं। इनके प्रधानमंत्री श्याम भारती जो देश में राम राज्य लाने की बात करते हैं, और ये है कि भेड़ की तरह उनकी हम मिलाते रहते हैं। अच्छा अब्दुल जी आप भूल क्यों रहे हो कि आप तो अंत में हो तो आप एक मुसलमान ही, और आपको पता है ना क्या हालत है इस देश में माइनॉरिटी की, पता है ना? क्या अच्छी तरह पता है। हाँ, तभी तो मैं सच्चा मुसलमान हूँ इस देश का। देखिए जो मेरी जुबान पे है वही मेरे दिल में है, वही बात निकल के आपके सामने आती है। दरअसल पात्रा जी, इतने सालों आपने राज किया, आपने हिंदुस्तान को ठीक तरह से जाना नहीं। आपको पता है आज भी अगर कहीं मस्जिद टूट जाए, आप जानते होंगे, तो बहुत से मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मंदिरों में जाते हैं। आज भी रमजान के महीने में हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। आज भी ईद की सेवैयां हर हिंदू के घर जाती है और दिवाली की मिठाइयां मुसलमान के घर जाती है। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आप हिंदुस्तान को ही भूल गए। यही तो गलती कर दी आपने। अब्दुल जी इतने हाथ पैर मत मारिए, कुछ नहीं होगा इतने हाथ पैर मारने से। जाइए अपने मुल्क जाइए। अरे आप जैसे लोगों के लिए ही तो 70 साल पहले हमने एक मुल्क बनाया है, पाकिस्तान। जाइए पाकिस्तान और पूछिए अपने खुदा से कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं या फिर एक काफिर। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ईमान पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी नजर दें। जी बिल्कुल जी, हम तो बहुत पवित्र हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं। बिल्कुल पवित्र हैं, तभी तो हम आपको पसंद भी करते हैं कि आप हर टॉक में हमसे मिलें। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई बस यही तो दुर्भाग्य रहा है कि आप मुसलमान हैं, फिर भी राम राज्य की बात करते हैं। गूगल का राम ज्ञान राज्य नहीं की है। बदौलत ही तो आप आज भी आपको ये पता होना चाहिए, अगर स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। वहां इतने हिंदू नहीं होंगे पर यहाँ उतने मुसलमान हैं, इसीलिए गरीब पार्टी जीत करके आई है। ये कहना चाहते हैं आप? वही हम आपसे कह रहे हैं कि हर गरीब आदमी गरीब पार्टी के साथ रहेगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए। हाँ, कोई गलती होगी, बड़ी गलती होगी तो जरूर हमें निकाल बाहर किया जाएगा। इससे जनतंत्र है। और इससे बड़ी गलती क्या होगी कि आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि ख्याति जी सच बोल रही हैं।
वो सब झूठे हैं। उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और इस साजिश में कुछ और भी लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि पीपल पार्टी से हैं। मैम अशोक बेनीवाल बाकी की जानकारी आपको मैम अशोक बेनीवाल भी शामिल है। क्या सोचा है? सोचना क्या है यार, अब तो बस काम तमाम करना है उस गरीब पार्टी का। सजाए मौत दे दो उसे। आदमी मारना इसके लिए मच्छर मारने बराबर है, मच्छर मारने बराबर। तुमने इसको बताया कि इस बार मच्छर का नहीं किसी शेर का शिकार करना है। अरे उस शेर का नाम तो बताओ, कौन है शेर? प्रधानमंत्री। पैसा तुम्हारी मर्जी का, काम हमारी मर्जी का। दो खो खेलूंगा। दिया पैसे के लिए मैं अपने बाप को मारूं। वेलकम टू वरुण थापर शो। आज हम सीधे सवाल करेंगे प्रधानमंत्री से। वेलकम सर। नमस्कार। इस समय मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं एक देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं या तानाशाह से। देखिए, देश हित में कुछ फैसले मेरे ऐसे हैं जिससे कुछ गिने चुने लोग मुझे तानाशाह की संज्ञा दे रहे हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे क्या समझते हैं, तानाशाह या क्या, ये आप पे डिपेंड करता है। इमरजेंसी लगा के राज्य महासभा हमेशा के लिए समाप्त करके क्या यह संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, राज्य महासभा जैसे चोर दरवाजों को हमेशा के लिए समाप्त करना, ये हमारे मैनिफेस्टो में हमारा वादा था और हमारे इस वादे पे देश की जनता ने अपनी मुहर लगाकर हमारी पार्टी को चुना है, जिसकी वजह से आज मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। इस तरह के तमाम बदलावों को अगर आप संविधान से खिलवाड़ कहते हैं तो आप कहते रहिए। हमें तो ऐसे तमाम बदलाव संविधान में करने ही पड़ेंगे जो देश हित में हैं। लेकिन आरक्षण समाप्त करना तो आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, वो आपने कैसे कर दिया? ऐसे हजारों काम है जो हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखे और हमें करने हैं। जातिगत आरक्षण की समाप्ति भी एक वही कदम है। देश में जातिगत आरक्षण देश के लिए एक नासूर जैसा था, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, जो कि हमने समाप्त किया। और शायद आपको जानकारी होगी, आरक्षण के लाभ के दायरे में जो लोग आ रहे थे वो भी हमारे आरक्षण समाप्त करने के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि 6,500 आने से देश की जनता, वो लोग बड़े प्रसन्न हैं, सब बहुत खुश हैं। उन्हें पता है इस बात का, आरक्षण के नाम पर सिर्फ लड़ाइयां हो रही थी, नौकरियां थी नहीं इतनी, तो वो लोग भी हमारे इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं। जातिगत आरक्षण हटाकर हमने देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया है। प्रोस्टिट्यूशन को आपने लीगल कर दिया, वैश्यावृत्ति को आप बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं? हमारी नज़र में देश में बढ़ती हुई रेप की समस्या का सबसे सटीक और जड़ से समाधान यही था कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना। इससे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं मिल रहा। वेश्यावृत्ति तो देश में, हमारी संस्कृति में युगों युगों से रही है। आज भी वेश्यावृत्ति होती है। यह है कि छुप के छुपा के होती है, पुलिस की मिली भगत से होती है, या पुलिस को रिश्वत दे के होती है। हमारी नज़र में इस पेशे में जो महिलाएं लगी हुई हैं वो सम्मान की हकदार हैं। वो समाज में फैले विषाणुओं को अपने अंदर ग्रहण करने का काम करती हैं। ये हमारे इस फैसले से देश में बलात्कार जैसी, छेड़छाड़ जैसी समस्याओं का जड़ से समाधान होगा, ऐसा हमारा मानना है। डॉलर को 1 रुपए के बराबर करने की आप बात करते हैं, विफल होने पर नेताओं की संपत्ति जब्त करेंगे। अब ये क्या बात हुई भला? आजादी के बाद से आज तक देश में जितने नेता हुए हैं, हम उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, उनको रहने के लिए एक मकान और 1 करोड़ रुपए उनके व्यवसाय के लिए, इतना देकर उनकी सारी संपत्ति जब्त करके देश का विदेशी कर्जा उतारा जाएगा और डॉलर का रेट 1 रुपए तक लाया जाएगा। जो हमने कहा है ये हम करेंगे। देखते हैं आपके लिए गए इस फैसले पर देश से क्या प्रतिक्रिया आती है। हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। तो आगाज अब हो चुका है प्रधानमंत्री के फैसलों का। अब अंजाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को चित्रकूट गांव में गोली मार दी गई है।
करना ये राहें तू जुदा, फैसला ये बदल, आगे आगे तू चल, पीछे छोड़ना ये कारवां, ना जा रे तू, 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 ना जा रे तू। कहा था तुझे मैंने कि रंगीन पेज देख, घर की जिंदगी भली थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर में फंस गया। जीता है जो दुनिया के लिए, जीता है वो उस खुदा के लिए, तेरे सपनों का बसा है ये जहां, छोड़ के इसको ऐसे तन्हा, ना जा रे तू, 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 ना जा रे तू। तूने ही दी है दिलों में खुशी, तू ही तो लाया इन होठों पे हंसी, तुझसे उम्मीदें तुझसे हौसला, फेर के अब तू ये अपनी निगाह, ना जा रे तू, 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 ना जा रे तू। दुआएं कीजिए उनके स्वास्थ्य के लिए। जय हिंद। गरीबी से तंग आकर पति ने पत्नी समेत 2 बच्चों को दिया जहर। आज बुंदेलखंड में कर्ज से बेरोजगारी से तंग आकर पेमेंट के आगे ये 200 रुपए ना होने पर डॉक्टर ने नहीं दिया इंजेक्शन। गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में दिल्ली में विधायकों के वेतन और भत्ता 50,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए महीना। बनता ये खाम खा ये खाते हर राम का, सब भ्रष्टाचारी और ये जपते नाम राम का। डाल दो इन्हें अंदर, पब्लिक न जाएगी बना के बंदर, और आग लगेगी इतनी बुझा न पाएगा ये दमकल। हाँ जाग उठी जनता, सब चलेंगे मिला के कंधा, और खड़ा है आज का नायक, मिटेगा नाम काले धन का। हाँ गली गली में शोर है, तेरी ताक में बैठा थौर है, जल्दी तू बग जाके क्योंकि मौसम ये घोर है। ये मेरा राम राज्य है, ये मेरा राम राज्य। गली गली में शोर है,
है बयान पे खड़ा मैं सीना तान के, उन्हें नहीं दूंगा ये धंधे बेकाम के। आहटी जैसे तूफान की देश में आने वाली क्रांति, निकला था इस राह पे मैं अकेला, पलटूंगा नहीं चाहे देने पड़े जान। चले ये हिले न पत्ता, जान है प्यारी तो सामने मत्ता, बदलेगा मेरा ये भारत देश में आएगी जनसत्ता।